चलिए सभी गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी को गुड आफ्टरनून। समय से आइए। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक है सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। क्यों कर रहे हैं? इसका भी कारण है, कई दिनों से मैं करंट अफेयर पढ़ा भी रहा हूँ, आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि बहुत सारी परीक्षाओं का मेंस होने वाला है, आपको पता भी है। और बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसका प्रीलिम्स होने वाला है। इसलिए करंट अफेयर का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और मैं आज उसी पे जैसे पढ़ा रहा था उसको आगे कंटिन्यू करूंगा, और बहुत सारे जो नए नए टॉपिक हैं, नए नए करंट अफेयर्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है? मैं सारे भी डायमेंशंस वैसे तो हम लोग बात करते ही हैं, तो सभी लोग समय से आ जाइए, धीरे धीरे आइए, आराम से आइए और क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? तब तक हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। वैसे भी आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां घर बैठे ही इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे क्लास ले सकते हैं। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर पे। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में कुछ आप लोग को बता देता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है। ठीक है? जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, चाहे क्वालिटी कंटेंट में कहिए, चाहे ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस कहिए, सब कुछ आपको अनअकैडमी पे आपको मिलेगा। और ये चैनल है लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, और सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और भी देख लेते हैं, ये भी अनअकैडमी क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट हैं विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से भी आप क्लास ले सकते हैं, सभी को पता भी है। और जितने भी टॉपर्स हैं सारे अनअकैडमी के साथ एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक से एक एजुकेटर हैं, किसी से भी आप क्लास ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे मैं लाइव क्लास ही आपके सामने ले रहा हूं, तो लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास का मतलब होता है सीधा प्रसारण मिलेगा। मतलब मैं भी बताऊंगा, आप लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लास मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो पॉलिटी, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगे। जैसे ऑफलाइन चलता था वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आपके चलेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। टेस्ट और क्विज देने का बेनिफिट क्या होता है कि जो भी कमियां होती हैं, जो भी एरर्स होते हैं, वो टेस्ट और क्विज के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो आप टेस्ट दीजिए, आप क्विज दीजिए, और जो भी एरर्स हैं, जो भी कमियां हैं, वो दूर करने का पूरा आपको मौका मिलेगा। तो लाइव टेस्ट एंड क्विज भी मिलेगा, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट क्या होगा कि सपोज अगर मान लीजिए आप लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं, तो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा। मतलब आप लाइव क्लास सपोज किसी भी एजुकेटर करते हैं, किसी कारणवश आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, मिस हो गया वो, तो आप लाइव क्लास जो भी होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपके मोबाइल में, और कभी भी आप उसको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं। कितनी बार भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड है वो। एक्सेस करके आप उसको बार बार देख सकते हैं। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हैं वो डाउनलोड कर ले, और जल्द से जल्द सभी लोग जुड़िए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आइए आप लोग। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। ठीक है? फिलहाल अभी हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया चल रहा है, मॉडर्न ऑलरेडी हो चुका है, और करंट अफेयर तो चल ही रहा है। ठीक है? समसामयिक मुद्दे, मैं बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर नहीं, ये पूरा का पूरा निचोड़ बताता हूँ आपको हर टॉपिक का, चाहे इकोनॉमिक्स हुआ, चाहे वो पॉलिटी हुआ, चाहे वो गवर्नेंस हुआ, सिक्योरिटी हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, जो भी टॉपिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है, सभी पे डिस्कशन मैं करता हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। t.me प्रिंस जायसवाल, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से ही है। तो आप लोग जुड़िए, क्योंकि जो भी क्लास की टाइमिंग होती है, डेट होता है, पीडीएफ होता है, लिंक होता है, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ये इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं वो अनअकैडमी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। किसी भी टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। तो जितने भी टॉपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी भी टॉपर से आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है? और बात किया जाए सब्सक्रिप्शन के बारे में, यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी को ही डील करता हूँ। जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का भी है। ऑप्शनल के भी कोर्स अब अनअकैडमी के द्वारा चालू हो गए हैं। किसी को भी ऑप्शनल कोर्स करना हो तो अनअकैडमी पे कर सकता है, कोई भी ऑप्शनल कोर्स। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सब्सक्रिप्शन है, आर्ट एंड कल्चर के सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर के सब्सक्रिप्शन है, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्टडीज और आंसर राइटिंग कोर्स के भी सब्सक्रिप्शन। तो आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन लेकर अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है? अगर मैं प्लान के बारे में बताऊं तो दो तरह के प्लान होते हैं, एक यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन एक प्लस प्लान होता है, दूसरा आइकॉनिक प्लान होता है। जो प्लस प्लान होता है 1 महीने का भी है, 3 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। 1 ईयर का जो फी है 49,500 है। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करेंगे तो जो भी सब्सक्रिप्शन मतलब आप लेते हैं उसमें 10% डिस्काउंट हो जाएगा। कोड है PJ01। तो आफ्टर 10% डिस्काउंट के बाद आपको ओनली पे करना है 44,550 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन का। वैसे 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, जो भी है PJ01 कोड आप उसमें यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार।
इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि लाइव क्लास चलेंगे, सीधा प्रसारण होगा, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होगा, आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा, मैं पहले समझाऊंगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कहता हूँ कि टेस्ट देते रहिए। टेस्ट ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको लास्ट डेस्टिनेशन तक यही पहुंचाएगा टेस्ट आपका, इसलिए टेस्ट दीजिए और जी तोड़ के टेस्ट दीजिए, मतलब जी तोड़ के मतलब खुल के टेस्ट दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। जी तोड़ने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि मन से एकदम टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार टेस्ट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार आप टेस्ट देंगे गलतियां होंगी बार बार और उस चीजों को सीखने का मौका मिलेगा टेस्ट के द्वारा, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा, जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगी, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो पॉलिटी, मतलब प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेंगे, इसको देख लीजिएगा। दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, ये भी 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 69,500 है, कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट और आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको ओनली पे 62,550 रुपए। इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि ये चारों फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है, तो ऑलरेडी आपको प्लस वाला मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, पर्सनल कोच क्या होते हैं, जो पर्सनली गाइड करते हैं, पर्सनली बताते हैं, पर्सनली समझाते हैं। डेली मीन्स क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा आपका, स्टडी प्लानर होंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा, आप जो गलती करोगे आपको फीडबैक बताया जाएगा कि आप ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, तो एक प्रॉपर प्लानर होंगे आपकी, जो आपके पूरे मैप बना के बताएंगे, मतलब मैप इन द सेंस आपको रोड मैप बनाएंगे, कैसे तैयारी करना है, किस तरह क्या करना है, तो सब ये बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आइकॉनिक में मिलेगा। और भी देख लीजिए, ऑप्शनल कोर्स सब्सक्रिप्शन भी है, तब तक आप लोग जुड़ते रहिए, हाँ ठीक है। ऑप्शनल कोर्स भी अब चालू हो गए हैं अनअकैडमी में, एक 1 ईयर मंथ का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। तो कोई भी वैकल्पिक विषय करना हो, 27,500 1 ईयर का फी है, और ये कोड सेम कोड PJ01 यूज करने के बाद आफ्टर डिस्काउंट के बाद ये आपको 24,750 पे करना होगा। 2 ईयर 3 ईयर अपने आप साथ देख लीजिएगा, और वैकल्पिक विषय किसी के कहने पे नहीं, जिसमें आपको पारंगत हासिल हो वही विषय आप चुनिए, आराम से पहले देख लीजिए किस में आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है, क्योंकि एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। आपको पता है कि कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है, 20 तारीख को भी हुआ था, जाहिर सी बात है। द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कैमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इन हियर, तो बेटा हर अल्टरनेट संडे को होता है, मैंने 6 तारीख को हुआ, फिर 20 तारीख को हुआ, फिर जब नेक्स्ट में ऑफ रहेगा उसके बाद होगा कॉम्बैट, तो जब होगा आपको बता दिया जाएगा। उसका बेनिफिट यही है कि 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट होंगे, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगा और फॉरनाइट कंस्टेंट होगा, अल्टरनेट संडे को होगा, ठीक है। जब होगा फिर अगला तो आप लोग खुद इन्फॉर्म कर लेंगे। 6 को हुआ, 13 को ऑफ था, ठीक है, 20 को हुआ, उसके बाद जब भी नेक्स्ट संडे है वो ऑफ होगा, और फिर उसके बाद वाले जो संडे है वहां पे कॉम्बैट होगा। इसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपका टेस्ट होगा, आप लोग को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के समय ये कोड आप यूज कर सकते हैं PJ01, इस कोड का यूज कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन के समय, और ये फ्री है, कोई चार्जेज नहीं है आपके, इस कोड का यूज कीजिए, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और पेपर दीजिए, और पेपर देने के बाद ये आपको एक्चुअल पता चलेगा कि वाकई में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी बच्चे आपके साथ जुड़ के टेस्ट दे रहे हैं, आपकी स्कोर क्या है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के साथ फाइट करना है आपको। देख लीजिए, फर्स्ट से सेकंड थर्ड रैंक जो भी रहेगा उसको 3 मंथ का या तो सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा अनअकैडमी का, और या तो उसको इक्विवेलेंट अमेजन का कोई वाउचर दिया जाएगा, और फोर्थ से लेके 150 रैंक जिसके भी होंगे उसको 1000 का अमेजन का वाउचर होगा, वो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, बेटा आप अपने अनुसार देख लीजिए। और भी देख लीजिए, ये सब मैकबुक एयर है, एप्पल का मिनी है, एप्पल पोर्ट है, और एक 1000 का वाउचर है, देख लीजिएगा। और एक चीज और बता दूं, जो आइकॉनिक का प्राइस है वो बढ़ने वाला है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट अगर आइकॉनिक चाहते हैं प्लान, क्योंकि मैंने कहा था एक प्लस होता है दूसरा आइकॉनिक होता है, तो आइकॉनिक आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का पहला जो टॉपिक है, प्रधानमंत्री ने भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्णिम विजय मशाल की जो प्रज्वलित की, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? सभी लोग जुड़ चुके हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो बता देगा मुझे। कई सारे टॉपिक होंगे आज, बहुत सारे टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगा, इसलिए क्लास बहुत लंबी चलेगी, आराम से एकदम पेन कॉपी ले लीजिए, आराम से पढ़िए, जहां भी कोई कंफ्यूजन होगा, जहां मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा आप लोग, और जो भी क्वेरी होगी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। आपको पता ही है कि सभी ने 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा होगा। जैसे मैंने कहा कि पीएम मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की, जाहिर सी बात है मशाल प्रज्वलित किया जाता है, तो 50वीं वर्षगांठ देखते हैं क्या क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 दिसंबर 2020 को
दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की। यानी कि जो हमारा 16 दिसंबर का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जहां पर है वहीं पर स्वर्णिम विजय मिसाल प्रज्वलित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी का। क्यों किया गया है? 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की गई, और इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में। आपको पता है बांग्लादेश की मुक्ति हुआ था, बांग्लादेश को आजाद किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में जब 50 साल पूरा हो गया, 2020 चल ही रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में 50वीं जो स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो 50 साल अब कंप्लीट हो ही गया है। आप 1971 और जोड़ सकते हैं 50, तो 2020 है ही आपका। तो इस विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया है, खुशियां जाहिर की गई हैं। तो इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा कि इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में ही पाकिस्तान पर भारत की जीत दर्ज की गई थी, और 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके द्वारा स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विजय दिवस क्या है। ठीक है, तो विजय दिवस के बारे में आप लोग देख लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, भारत में हर साल 16 दिसंबर का जो दिन होता है वो विजय दिवस माना जाता है। बार बार मैं क्वेश्चन पूछता भी हूँ 16 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। और यह दिन पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, क्योंकि हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और युद्ध हुआ तो हम जीते, और इसीलिए विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है, 16 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और इसीलिए 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। तो बांग्लादेश का जो अस्तित्व आया था, आपको पता है कि पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो उस बंगाल में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल सब पहले थे। बाद में बंगाल को अलग किया गया, जो बांग्लादेश, पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल तो आज कलकत्ता हो गया आपका, लेकिन पूर्वी जो बंगाल की जो मैं बात करूँ जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, तो उसको अस्तित्व में आया था 1971 में। जब हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, हम युद्ध में विजयी हुए, तब जो बांग्लादेश का अस्तित्व सामने आया, तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर के आया। और इसीलिए इसी 16 दिसंबर का जो दिन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। और इसी दिन के उपलक्ष्य में जैसे हमने पाकिस्तान पर जीत हासिल की, जो हमारे युद्ध हो रहे थे 1971 के, इसीलिए 50 साल के बाद जब उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाने की बात हुई, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की और राष्ट्र के नाम संबोधन किया। और 16 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक दिन भी है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए ये सब चीजें आई और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? एकदम धीरे धीरे चीजों को लेके चला जा रहा है, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी स्टूडेंट को? 16 दिसंबर 1971 या विजय दिवस या 50वीं वर्षगांठ या क्या हुआ था, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है कि हमेशा काम देंगी, ऐसा नहीं है कि पहली बार काम देगा, हमेशा एक ना एक साल बढ़ेगा ही। तो जाहिर सी बात है, जब 1971 है वो तो कभी खत्म होने वाला तो है नहीं, बांग्लादेश अस्तित्व में आया ही था। कोई बता सकता है कि वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? कोई जेंट्स है या लेडीज है, जो भी है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। आपने पता है कि रेल लिंक भी चालू किया गया है, बहुत सी चीजें की गई हैं। तो आप बताइए कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? पहला क्वेश्चन आज का यही है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। कमेंट करके सभी लोग बताइए, जितने भी स्टूडेंट हो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं क्या क्या हम लोग को इस पे बात करना है। विजय दिवस 2020 बांग्लादेश के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शेख हसीना, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए विजय दिवस 2020 पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये विजय दिवस 2020? मैं थोड़ा सा इसलिए स्पीड में आ रहा हूँ कि बेटा बहुत सारे पेपर्स हैं बच्चों के, इसलिए मैं चाहता भी हूँ कि बच्चे जो भी है अधिक से अधिक चीजों को समझने की कोशिश करें, और पेपर जो भी होगा बेटा हर पेपर में आपके काम देगा। बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है, नेक्स्ट संडे को बिहार पीसीएस के साथ पेपर भी है बच्चों का, प्रीलिम्स का। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर कहते हैं, और 30 तब पढ़े हैं बेटा, बहुत सारे को क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, विजय दिवस के अवसर पर देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, उनके द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए लोगों का अनावरण किया गया। और वर्ष 2020 में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ है, जैसे कि मैंने बता भी चुका हूं कि 50वीं वर्षगांठ इसलिए कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। हम विजय
घोषित हुए थे, विजयी हुए थे, इसलिए विजय दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री साहब हैं, जिनके द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए लोगों का अनावरण किया गया और वर्ष 2020 में 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ है, मनाया भी गया है। इस अवसर पर पीएम मोदी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जो बिपिन रावत साहब है, आपको पता है कि सीडीएस की एक नया पद लाया गया है सेना में, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, और त्रिसेवा प्रमुख जो है, ठीक है, सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की शाश्वत, ठीक है, लौ से 4 विजय मशालें जलाई गई और अब इन मिसालों को भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन, जाहिर सी बात है जब देश की रक्षा की बात है, देश के युद्ध की बात है, और विजय दिवस 16 दिसंबर को जो मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग हैं, चाहे रक्षा से रिलेटेड लोग हों, चाहे देश के लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे सीडीएस की जो नई वैकेंसी आई है आपकी, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल जो है हमारे विपिन सिंह रावत जो है, ठीक है, और त्रिसेवा प्रमुख जो है मेन है, ने भी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की शाश्वत लौ से 4 विजय मिसालें जलाई गई और अब इन मिसालों को भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाएगा। और इन मिसालों को 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के गांवों तक भी ले जाया जाएगा। तो जो उस समय के युद्ध में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे, उन सभी को याद किया गया है, और 1971 के युद्ध में जो लोग परमवीर चक्र पाए हैं या जो लोग महावीर चक्र पाए हैं, उनको गांव तक भी ये जो विजय मशाल जो जलाया गया है, उन मसालों को भी उनके देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाएगा और उनके गांव तक भी ये सब चीजें ले जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप सभी के सभी। कोई डाउट है किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, विजय दिवस के अवसर पर देख लीजिए, आप पिक में भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या क्या चीजें हुई। कि यह युद्ध जो है पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश आज कहते हैं, में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था, और यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक हुआ था, यानी कि ठंड का ही मौसम था। और ठंड का मौसम चल भी रहा है, तो ठंड का मौसम भी था। तो 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक 1971 में ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जैसे मैं बात करूं, जिसे बांग्लादेश कहते हैं। मतलब बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह युद्ध था पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था, और 3 दिसंबर से लेकर 1971 में और 16 दिसंबर तक ये 13 दिन 14 दिन चलता रहा। और यह युद्ध 11 भारतीय हवाई स्टेशनों पर हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ, और युद्ध जो है 13 दिनों तक चला, और इस तरह इस इतिहास का सबसे छोटा युद्ध भी है ये। ठीक है, तो 3 दिसंबर 1971 से लेके आपका 16 दिसंबर 1971 तक चला। ठीक है, 13 दिन का समय टाइम पीरियड था, और इतिहास में का सबसे छोटा युद्ध भी है ये। और भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर मुकाबला हुआ, और इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई, और युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो ये उनकी कहानी है पाकिस्तान की, जो आज कहानी वो लोग सुना रहे हैं, जो आज वो लोग बदमाशी करते हैं। तो उस समय ये उनकी करारी हार हुई थी, और हमेशा हारते भी हैं। स्टार्ट वो करते हैं, अंत हम लोग करते हैं। क्योंकि युद्ध जो होता है, युद्ध का एक फार्मूला होता है कि सामने वाले को मौका दीजिए। हम मौका तो देते हैं, लेकिन फर्क यही है कि स्टार्ट वो करते हैं, एंड हम करते हैं। कोई भी युद्ध देख लीजिएगा आप उनका, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो, स्टार्टिंग वो अगर बदमाशी करेंगे तभी हम लोग अंत हम भी करते हैं, क्योंकि छोटे भाई हैं वो, हमारे बार बार समझाना भी पड़ता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि पड़ोसियों से प्रेम करो, लेकिन हम प्रेम भी करते हैं उनसे। जब जरूरत होती है तो हम साथ भी खड़े होते हैं, और जब बदमाशी करते हैं तो हमको समझाने के अच्छे तरीके भी जानते हैं। तो भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, दोनों मुकाबला हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर भी मुकाबला हुआ, और इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। और करारी हार तो हुई थी बेशर्मों की। उसके बाद युद्ध के जब अंत हुआ, उस समय भी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े थे, आत्मसमर्पण करना पड़ा था उनको। तो ये उनकी कहानी है, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, तो 50वीं वर्षगांठ इसीलिए मनाया गया है, क्योंकि 50 साल पूरा भी हो गया था। इसीलिए भी 16 दिसंबर का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और इसीलिए 16 दिसंबर के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आपको मैंने इसलिए कहा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बारे में मैंने इसलिए बताया, ताकि आपको कम से कम ये चीज़ पता चले कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय स्थिति क्या थी। 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक चला, सबसे छोटा युद्ध था, सबसे छोटा युद्ध था, और इतने छोटे युद्ध में इनकी पूरी कहानी पता चल गई। ठीक है, इनके जितने भी 93,000 पाकिस्तानी जितने भी सैनिक थे, वो आत्मसमर्पण करना पड़ा।
और खैर हम लोग तो जानते हैं बड़ा दिल है हम लोग के पास, माफ भी कर देते हैं कई बार लोग। तो यही सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीएम साहब हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक है, छोटा छोटा ही टॉपिक स्टार्ट किया हूं ताकि पेपर में के हिसाब से जो भी चीजें चलेंगी, जो भी पेपर्स होंगे, जितने भी डिटेल्स होते हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाता चलता रहता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट इस समय के चल रहे हैं इशूज मैं उसको भी आप लोग को बता रहा हूँ। हिमाचल की स्पीति घाटी में देखा गया दुर्लभ जो हिमालयन सीरो। ठीक है, तो हिमाचल की जो स्पीति घाटी है, हिमाचल जिसकी राजधानी शिमला है, यही है ना हिमाचल की राजधानी? कमेंट करके आप सभी लोग बताइए मुझसे कि वर्तमान में हिमाचल की जो राजधानी है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं कुछ आज डिफरेंट करूंगा आज। कमेंट करके आप सभी लोग मुझे बताइए कि हिमाचल की इस समय राजधानी क्या है, और हिमाचल के इस समय सीएम क्या है। सीएम और यहाँ के गवर्नर कौन है हिमाचल के, बताइए आप सभी कमेंट करके कि, बताइए आप सभी। पहले में कोई डाउट है किसी को भी? विजय दिवस 16 दिसंबर 1971, 3 से लेकर 16 तक चला। पाकिस्तान की करारी हार हुई, और जितने भी हमारे योद्धा हैं उन सभी योद्धाओं को याद किया गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट हो पहले टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं, एकदम छोटा छोटा टॉपिक लेके चलेंगे, आराम से चीजों को डील किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से पढ़ते रहिए आप लोग आज। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है किसी को? हिमाचल के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री? हिमाचल का सेब भी बड़ा फेमस है, और सबसे ज्यादा गाँवों का मतलब प्रदेश, ऐसा प्रदेश है कि 90% जनसंख्या गाँव में रहती है, सोच लो। हिमाचल, कंगना रनौत भी वहीं की है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई, और कोई है बताने वाला? हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल कौन है वहां के, हिमाचल प्रदेश के? कोई और भी? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए आप सभी के सभी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो चलो, हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी की बात कर रहे हैं, वो स्पीति घाटी में एक दुर्लभ हिमालयन सीरो देखा गया है। क्या है ये चीजें, क्यों हिमाचल प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या स्थिति है, सारे इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, आप सभी को पता ही है। कौन है वहां के सीएम? राज्यपाल कौन है ये बता दो। अच्छा, वित्त राज्य मंत्री कहाँ से है ये बता दो हमारे। ठीक है, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग ने बताया भी है आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में पहली बार दुर्लभ वन्यजीव हिमालयन शेरों को देखा गया है। क्या है ये दुर्लभ वन्यजीव हिमालयन शेरों को देखा गया है? हिमाचल प्रदेश में देखा गया है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में देखा गया है। पहली बार दुर्लभ वन्यजीव जो है, जिसका नाम है हिमालयन सीरो, उसको देखा गया है, और उसे राज्य वन्य जीव विंग द्वारा पकड़ लिया गया है। भाई जब देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है, जो हमारा डिपार्टमेंट है वन विभाग का, वो पकड़ेगा ही कि भाई पहली बार तुम दिखे, अतिथि देवो भव, आप दिखाई दिए हैं हमको, तो आप जब पहली बार दिखाई दिए तो आपको सम्मान तो देना ही है हमको। तो जो हमारा वन विभाग है उसको पकड़ा है, और कहा है कि भैया पकड़ लेते हैं आपको, आप देखने वाली चीज है, कभी कभी तो दिखते हैं आप। तो इसीलिए चलिए, हंसी मजाक हो भी जाना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है उसमें पहली बार दुर्लभ वन्यजीव हिमालयन को देखा गया है। जब देखा गया है तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा राज्य वन्यजीव विंग है, उसने क्या किया, वो उसको पकड़ लिया है कि भैया हम बार बार आपको देखेंगे। तो पकड़ के उसके बाद क्या करेगा जानते ही हैं आप लोग। इसे स्पीति घाटी के हरलिंग गांव में देखा गया था, और यह पहली बार है जब सीरो को हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। तो पहली बार देखा गया तो पकड़ लिया गया उनको, और कहा गया कि भाई साहब आपको बार बार देखा जाएगा, क्योंकि पहली बार तो आपके दुर्लभ दर्शन हुए हैं। तो ये दुर्लभ जो हिमालयन सीरू है उसको पहली बार हिमाचल प्रदेश में देखा गया है, और जो वन्य जीव विभाग है उस डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया है, और कहा है कि सर आपको बार बार हम देखेंगे। ठीक है, इस ऊंचाई पर आमतौर पर सीरो नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो ऊंचाई है स्पीति घाटी की, जो ऊंचाई है वहां पर आमतौर पर ये जो सीरो जो है, हिमालयन सीरो है, वो नहीं पाए जाते हैं, और इसीलिए पहली बार पाए गए हैं, तो बहुत ही सम्मान दिया जा रहा है इनको। तो यही चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर पाए गए हैं, स्पीति घाटी में पाया गया है, और स्पीति घाटी में आमतौर पर सीरो नहीं पाए जाते हैं और पहली बार पाए गए हैं, इसलिए जो भी वन्यजीव विभाग है उसने कहा कि आइए आपको सम्मान देते हैं, आपको बार बार देखने का हमको मौका मिलेगा, अभी तक तो दिखे नहीं आप कहाँ से आए हैं, ठीक है, वो भी इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं, तो आए हैं तो आपको सम्मान तो हम जरूर देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, फोटो देखना हो तो आप देख सकते हैं, इतनी ऊंचाई पर ये भाई मिल गए हैं हिमालयन सीरो, तो इनको जानना जरूरी भी है। और हिमाचल प्रदेश वैसे भी सबसे लोग, हसीन वादियां हैं वहाँ पे, जाड़े का दिन है, खैर हसीन वादियां तो हर जगह हो गई हैं, लेकिन हसीन वादियां वहाँ हैं, लोग घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली हिमाचल। चलिए, सब चीजें जानते भी होंगे आप लोग।
खैर हिमालयन सीरो के बारे में जान लीजिए, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये सब चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो हिमालयन सीरो देखो क्या है कि हिमालयन सीरो बकरी, गधा, गाय और सूअर की तरह दिखता है, ठीक है। और यह एक शाकाहारी जानवर है। सबसे अच्छी बात है कि शाकाहारी जानवर है, पहली बार पाया भी गया है। और इतनी ऊंचाई पे तो नहीं पाया जाते, लेकिन पहली बार स्पीति घाटी में पाया गया है। तो ये क्या है, बकरी सीरा, बकरी गधा, सॉरी, बकरी गधा और गाय सूअर की तरह ये दिखता है। और ये एक शाकाहारी जानवर है, ठीक है, वेजिटेरियन है, सोच लो, ये वेजिटेरियन है। और सीरो आमतौर पर 2000 मीटर और 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनका रेंज है, और इतने बड़े रेंज पे पहुंच गए हैं ये, तो वाह, जैसे तो सीखने वाली बात है कि इतने जगह पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए ये। जबकि इनका जो रेंज है 2000 से 4000 मीटर के लिए पहुंच सकते हैं। ये पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। और उनके छोटे हाथ पैर और खच्चर जैसे कान होते हैं। देख लीजिए, हाथ पैर छोटे छोटे हैं ये हैं, और कान इनका देखिए, ये कान है इनका, ठीक है। और हाथ पैर पैर देख लीजिए इनका। तो ये पूर्वी, ये कॉम्बो पैक है। तो ये पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। और इनके हाथ जो होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। और खच्चर जैसे इनके कान होते हैं, कान दिखाई दिया आप लोग को। उनके सिर में काले बालों का एक कोट होता है, देख लीजिए, दिख ही रहा है आप लोग को। सीरो की सभी प्रजातियां एशियाई में पाई जाती हैं, और सीरो आमतौर पर घने जंगलों में रहते हैं। तो ये है हिमालयन सीरो, इसको पढ़ लीजिएगा। स्पीति घाटी में पहली बार पाया गया है। और स्पीति घाटी इतनी ऊंचाई पर है, तो इसमें पहली बार ये पाया गया है, और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पीति घाटी में ये पाया जाता है। जबकि इनका रेंज जो मैंने कहा कि 2000 मीटर से लेके 4000 मीटर तक का ही रेंज है इनका है। लेकिन ये अपने मीटर को, रेंज को भी क्रॉस करके है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए दुर्लभ जो हिमालयन सीरो है ये पाया गया है। और वन्य जीव विभाग ने कहा है कि सर आप जो पाए गए हैं, तो आपको हम सम्मान तो देंगे ही, तो सम्मान दे रहे हैं उनको। तो इसको देख लीजिएगा, इनकी जितनी भी तारीफ है ये भी देख लीजिएगा कि ये शाकाहारी जानवर होते हैं सीरो। और ये बकरी, गधा, गाय और सूअर की तरह भी दिखते हैं ये वेजिटेरियन होते हैं। ये 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, घने जंगलों में रहते हैं। इनके छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं। कान जो होता है वो खच्चर की तरह होता है। इनके शरीर पर जो काले बालों का एक कोट जैसे पाए जाते हैं। और ये एशियाई प्रजाति सीरो की सभी प्रजातियां एशिया में पाई जाती है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? हिमालयन सीरो, कोई डाउट किसी को? देख लेना बेटा, आराम से पढ़ लो, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कि हिमालयन सीरो क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है। मान लो इसी की तारीफ कोई पूछ दे कि हिमालयन सीरो मांसाहारी जानवर होता है, मान लो अगर यही पूछते हैं, तो आपको पता है कि जब वो वेजिटेरियन है तो मांसाहारी कैसे हो जाएगा वो? तो वेजिटेरियन है भाई। मांसाहारी नहीं है, वो वेजिटेरियन है। तो शाकाहारी जानवर है। मान लीजिए कह दे कि हिमालयन सीरो आपकी 2000 से लेकर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो जब आपको पता है कि 2000 से 4 पे अमूमन पाए जाते हैं, तो 10,000 कहाँ पाए जाएंगे? चलो, एक्सेप्शनल केस तो दिखाई दे ही दिया आपको स्पीति घाटी में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा हिमालयन सीरो के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बेटा ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइएगा। अनअकैडमी विद जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। इस क्लास का पीडीएफ मैं इसका दे दूंगा आप लोग को, और टाइमिंग, डेट, पीडीएफ सब कुछ, लिंक उंक सब आपको इसमें मिल जाएगा। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं, PJ01, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं क्या क्या है। और स्थिति देखिए क्या है इनकी स्थिति। पिछले एक दशक में हिमालयन सीरो की जनसंख्या, रेंज और आवास में काफी गिरावट आई है, ठीक है। चिंता की बात है। तो चिंता की जब बात होती है तो आयुषीएन अपना आ जाता है। तो आयुषीएन जब आता है तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही आयुष्यन। फिर उसमें सोचेगा, विचारेगा कि भाई आप तो बार बार दिखाई देते नहीं हो, कभी कभी दिखाई देते हो। तो पिछले एक दशक की अगर हम बात करें, तो हिमालय सीरो की जो जनसंख्या हो, चाहे रेंज हो, चाहे आवास में काफी गिरावट आई है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे IUCN कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के अनुसार मानव प्रभाव के कारण सीरो की आबादी में और गिरावट आ सकती है। ऐसा कहा गया है कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि जनसंख्या रोज बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो जंगलों को देख रहे हैं काटी जा रहा है, आवास हर जगह बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या तो पैदा हो रही है। और जब समस्या जब पैदा हो रही है, तो इसीलिए IUCN ने चिंता जाहिर की है। और चिंता यही जाहिर की है कि देखिए सर, ऐसा है कि हिमालयन सीरो की जो जनसंख्या है, या उसका रेंज है, या उसका आवास में काफी गिरावट दर्ज हो रही है। और IUCN के अनुसार ये भी कहा गया है, IUCN का फुल फॉर्म देख लेना बेटा, कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। रेड डेटा लिस्ट या IUCN किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन।
तो अनुसार ये है कि मानव प्रभाव के कारण यानी मनुष्य के प्रभाव के कारण, इस मनुष्य के इफेक्ट के कारण सीरो की आबादी में काफी गिरावट आ सकती है। और इससे पहले आईयूसीएन ने सीरो को लगभग संकटग्रस्त नियरली थ्रेटनेड श्रेणी में रखा था। हालांकि अब हिमालयन सीरो को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। तो पहले आईयूसीएन के द्वारा जैसे रेड डेटा लिस्ट जो जारी की जाती है, तो संकटग्रस्त कौन है, असंकटग्रस्त कौन है, या असुरक्षित श्रेणी कौन सी है, तो हर श्रेणी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सर आपके एनवायरमेंटल इकोलॉजी वाले पढ़ाएंगे। तो मेरा काम बस जितना है मैं उतना बता देता हूँ आपको कि इसे आयुषीयन ने सीरो को लगभग संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया था पहले, लेकिन अब हिमालयन सीरो को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आईयूसीएन ने क्या चर्चा इस पे किया है, क्या इच्छा जाहिर की है। तो आईयूसीएन ने यही कहा है कि देखो मानव की उसकी वजह से, मानव के इफेक्ट की वजह से इस सीरो की आबादी में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। क्यों हो रही है सभी को पता ही है, जड़ जंगल जमीन धीरे धीरे देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ छेड़छाड़ तो जरूर करेगी। तो खैर ये सब चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि पहले ये संकटग्रस्त श्रेणी में था, लेकिन अब इसे सीरो को, हिमालयन सीरो को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए और आगे बात करते हैं। सुरक्षा देखिए, वही सब चीजें हैं। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षण दिया गया है। तो कौन से एक्ट है वो? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का एक्ट कौन सा है, किस साल का एक्ट है, किस अनुसूची है, तो ये बार बार पूछा जाता है। इसको देख लीजिएगा कि जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट का तहत संरक्षण दिया गया है, और भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों ने मिलकर, इंडियन गवर्नमेंट भी है और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर 400 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और यह परियोजना कोविड 19 के प्रभाव से भारत के गरीब और कमजोर वर्ग की रक्षा करेगी। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये जो पीछे वाला जो है ना बेटा, ये थोड़ा देखिए टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग थोड़ा एडिट करके चलिएगा। ये आगे वाले आने वाले समय के लिए था ये। ठीक है, ये बस सुरक्षा के लिए बस यही था, बाकी इसको ध्यान से छोड़ दीजिएगा। ये वाला जो था, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पे। चलिए अगला जो टॉपिक है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या क्या है। प्लीज 1 मिनट वेट कर लीजिए, बस आप लोग, बस 1 मिनट वेट कर लो बस आप बेटा। प्लीज वेट 1 मिनट, 1 मिनट वेट कर लीजिए आप सभी के सभी, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज वेट। प्लीज वेट। प्लीज वेट बेटा, हाँ ठीक है। ठीक है, इमरजेंसी आ गई थी, चलिए मैं देख लेता हूँ। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने दोनों ने 400 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। किसने किसने किए हैं बेटे? तो ये जो पुराना वाला था आपका, तो बस वही है सुरक्षा के लिए, उसे बस यही ध्यान दीजिएगा। ये चीजें आने वाले अगली स्लाइड के लिए था, मतलब आने वाले टॉपिक के लिए, इससे उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। ठीक है, प्रीवियस जो चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा था, दुर्लभ हिरालियन सीरो, बस जितना बताना था उतना बता दिया कि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है हिमालयन सीरो के बारे में? स्पीति घाटी में पाई जाती है, कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेज है कि नॉन वेज, क्या खाते हैं ये, कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बेटा जब 400 मिलियन के प्रोजेक्ट पे हस्ताक्षर किए हैं, तो आइए हम देखते हैं कि क्या कर दिया भारत इंडियन गवर्नमेंट ने, वो भी कोविड 19 के समय में, वर्ल्ड बैंक के साथ 400 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर। तो बात करा जाए मुद्दे की, बात सीधे हम लोग करते हैं आज, नो बकवास, सीधी बात होगी आज। यह परियोजना दो परियोजनाओं की श्रृंखला में दूसरा ऑपरेशन है, और पहले ऑपरेशन को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी लागत 750 मिलियन डॉलर थी। और यह जो परियोजना होगी गरीब और कमजोर वर्गों के लिए समर्पित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगी। कहने का मतलब है, जैसे मैंने देखिए इसके पहले का जो टॉपिक था ना बाबू, टॉपिक तो वही था, बस भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में हस्ताक्षर किए गए 400 मिलियन डॉलर के, और ये परियोजना कोविड 19 के प्रभाव से भारत के वही गरीब और कमजोर, तो वही जो जो वहां पे छप गया था वो इसी का पार्ट था।
मेन यहीं पे आ गया था, मतलब इसके ऊपर ही था ये, ठीक है। ये बस मान के चलिए आप लोग। तो ये परियोजना जो है भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में समझौता हुआ है कोविड 19 को लेकर। आप जानते ही हैं कि स्थिति कितनी नदारद है, आप समझ सकते हैं उन चीजों को लेके। हर फील्ड में, एक फील्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारे फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे गरीब तबका है, कमजोर व्यक्ति है, जाहिर सी बात है उसके पास पैसे का अभाव है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है। तो यह दो परियोजनाओं में श्रृंखला में है। पहला ये दूसरा ऑपरेशन है। पहला जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें मई 2020 में हुआ था, जिसमें $750 मिलियन की लागत थी। और यह परियोजना गरीब और कमजोर वर्ग के लिए समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी कि पहली जो परियोजना थी वो मई 2020 में आई थी, जिसमें हम बात किए थे $750 मिलियन का, ठीक है। और दूसरी जो परियोजना आई है, रिसेंटली आई है, जिसका नाम है $400 मिलियन का, यानी कि दूसरा ऑपरेशन, ठीक है। ये बस ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं है कि वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच में समझौता हुआ है। पहला जो श्रृंखला था, इस श्रृंखला का दो पार्ट था। पहला श्रृंखला में 750 मिलियन की बात हुई थी, दोनों पे हस्ताक्षर हुए थे, और दूसरे में $400 मिलियन के हस्ताक्षर हुए थे। और ये किसके लिए लाए गए थे? ये लाए गए थे जो भी परियोजना में जो भी गरीब और कमजोर वर्ग है, उनके लिए समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसीलिए लाया गया है। या तो कोई डाउट? आगे धीरे धीरे बात करेंगे तो आप लोग को वैसे भी क्लियर हो जाएगा। इस समझौते पर विश्व बैंक की ओर से कार्यवाहक प्रमुख और भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं, बस कहने का मतलब है कि ये जो प्लान जो लाया गया है, इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, दोनों भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के जो मेन है उनके बीच में किया गया है। पहले ये दूसरा है, पहला मई 2020 में आया था, जिसमें $750 मिलियन की बात हुई थी। और दूसरा रिसेंटली आया है, जिसमें आपका $400 मिलियन की बात हुई थी। और इस समझौते का मेन उद्देश्य यही था कि जो लोग कोविड 19 के कारण, खास करके जो हमारे गरीब तबका है या कमजोर वर्गों के लिए, उनके समन्वित आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये चीजों को लाया गया है। बस इतना जानिए आप, ठीक है। जो फैक्ट है वो मैंने आपको दे दिया है। और जाहिर सी बात है, जब समझौता होगा तो अधिकारी लोग रहेंगे ही वहां पे। तो विश्व बैंक की ओर से जो उनके कार्यवाहक प्रमुख थे, और भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के जो विभाग के अतिरिक्त सचिव ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो हस्ताक्षर हुआ है, पहले $750 मिलियन का हुआ था, अब $400 मिलियन का हुआ है। इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, देख लीजिएगा इसको। और हम बात करते हैं कि क्या-क्या हुआ है, पृष्ठभूमि क्या है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, वही जो उस समय लिख दिया गया था। यह जो कार्यक्रम है देश में कोविड-19 महामारी के बाद शुरू किया गया था, और कोविड-19 संकट ने देश में भविष्य की आपदाओं के लिए तैयारियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है, इसीलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से जो हमारा स्थिति है वो काफी नरदार, पूरे वर्ल्ड की बात मैं करूँ, इंडिया की बात क्या, पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए, तो जाहिर-सी बात है हम विकासशील देश हैं और हमारे लिए बड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। और इसीलिए इस कार्यक्रम को अप्रैल में स्टार्ट किया गया था। जैसे मैंने कहा भी कि 2020 को $750 मिलियन का उस समय समझौता हुआ था, और अब $400 मिलियन का जो समझौता हुआ है। तो यह जो कार्यक्रम है देश में कोविड-19 महामारी के बाद शुरू किया गया था, और कोविड-19 संकट ने देश में जो भविष्य की जो आपदाएँ हैं उनकी तैयारियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, और इसीलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। बस ये मेन मुद्दा यही था। और यह कार्यक्रम भारत के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कमजोर समूहों की मदद करके भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की कवरेज का विस्तार करेंगे, ठीक है। तो चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो अर्ध-शहरी क्षेत्र हो, देखो गरीब तो गरीब होता है, चाहे शहर का हो, चाहे गाँव का हो, गरीब तो गरीब है, उसको तो सुरक्षा चाहिए। तो यह कार्यक्रम जो होगा, जो भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच में किया गया है समझौता, तो ये जो कार्यक्रम होगा शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कमजोर समूहों की मदद करके भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की कवरेज का विस्तार करेगा। बस ये आपको जानना था, और यही बस आप लोग जानिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? कोई डाउट हो तो बता दीजिए अभी। चलिए, तो बस जितना आप जानना है उसको जानिए, और आराम से पढ़िए। मैंने कहा अभी कि सीधे मुद्दे की आज बात होगी, क्योंकि पेपर्स हैं बहुत सारे बच्चों के, और मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे टॉपिक क्लियर किए जाए, ठीक है। चलिए, भारत और विश्व बैंक के संबंध देखिए, हमारे उनके क्या क्या संबंध है। संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं और संबंध जानना जरूरी भी है। तो वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच सहयोग की जो शुरुआत हुई थी 1944 में, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की नींव के साथ हुई थी। यानी कि हमारा जो वर्ल्ड बैंक के साथ क्या संबंध है, जाहिर सी बात है, किसी भी का किसी के साथ कोई अगर संबंध होता है तो उसका एक पृष्ठभूमि होता है, एक बैकग्राउंड होता है कि कभी ना कभी हम लोग समझौता किए होंगे। वही समझौता चल भी रहा है। तो वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच की जो सहयोग की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1944 में।
कब हुई थी? 1944 में इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की नींव के साथ हुई थी। और 44 अन्य देशों के साथ भारत ने जून 1944 में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का एजेंडा तैयार किया था। इनके साथ तो किया ही किया था, अन्य देशों के साथ भी भारत ने जून 1944 में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का एजेंडा तैयार किया था। और भारत का पहला बैंक ऋण नवंबर 1948 में रेलवे पुनर्वास के लिए इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से प्राप्त हुआ। जब समझौता हुआ 44 में, उसके बाद सबसे पहले जो ऋण लिया है भारत ने, वो रेलवे के पुनर्वास के लिए इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से प्राप्त हुआ था। और इस ऋण की राशि 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी उस समय। तो उसका देखिए बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी था। वर्ल्ड बैंक, कोई बता सकता है वर्ल्ड बैंक के इस समय हेड कौन है? विश्व बैंक के हेड कौन है इस समय? कोई भी? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? कोई बता सकता है तो बता दे मुझे। तो क्योंकि इतिहास जानना बड़ा जरूरी होता है किसी का भी, तो भारत और विश्व बैंक के इतिहास की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है, जब इतिहास तो इतिहास होता है कि विश्व बैंक और भारत के बीच में जब शुरुआत की गई थी, दोनों के बीच में सहयोग की जो शुरुआत की बात हुई थी, तो 1944 में इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की नींव के साथ हुई थी। और वही, और जब उनसे पैसा भी हम लोग ने लिया था तो 1948 में लिया था। वो भी किसके लिए था? रेलवे के पुनर्वास के लिए लिया गया था। कितना डॉलर लिया गया था? 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर लिया गया था। और इसके साथ ही साथ 44 अन्य देशों के साथ भी उसी साल 1944 में हमने समझौता किया था, जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का एजेंडा भी हम लोगों ने के साथ तैयार किया था। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्योंकि उसके पीछे का बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी है। तो इससे आपने क्या क्या सीखा? पहला सीखा कि पहला जो हमने उनके वर्ल्ड बैंक के साथ किया इसी साल अप्रैल में, तो हमने 750 मिलियन का किया था। अब किया 400 मिलियन का किया है। इसके पीछे का मैंने आपको इतिहास भी बताया, क्या किस लिए किया गया था, किसके सशक्तिकरण के लिए किया गया है। ठीक है, कोविड 19 के प्रभाव के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे अर्ध शहरी क्षेत्र हो, लोग तो लोग हैं, अगर कहीं गरीब कहीं के भी हों, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन सब चीजों पे हम लोग हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि भारत और विश्व बैंक के क्या संबंध है। उन संबंधों का अपना बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे मैंने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में, लोग कहते हैं कि पानी बंद कर दो, तो आपका क्लॉज होता है ना यार, कैसे कैसे बंद कर सकते हैं? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? तो आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिया मैंने। एक भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जिसमें हमने विजय हासिल की, और विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971। दूसरा टॉपिक मैंने बताया हिमालयन सीरो के बारे में, वेस्टर्न होता है, पहली बार स्पीति घाटी में देखा गया था, और क्या क्या पूरा डिटेल उसके बारे में था। आईयूसीएन की लिस्ट में, किस डेटा लिस्ट में रखा गया है, पहले क्या था अब क्या था, और पूरा डिटेल मैंने बताया। और तीसरा बताया भारत सरकार और विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ तक कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी को भी? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आयुष वर्ल्ड बैंक। चलिए, अगला है टॉपिक आपका यूके। यूके का मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड है ठीक है, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में एक कानून आया, आपको पता है कि यही लोग थे जो हम लोगों के ऊपर राज किए थे। और देखो, सबका दिन आता है, इनका भी दिन था, कभी पूरे विश्व पे का राज्य था, इनका साम्राज्य था। और आज देखिए इनकी स्थिति क्या है। ब्रेजिट की बात हम लोग कर रहे हैं, हाँ? तो कई बार पढ़ा भी चुका हूं आपको कि यूके में कानूनी रूप से वायु प्रदूषण का पहली मृत्यु दर्ज की गई। क्या है भैया ये? ऐसा क्या हो गया यूके में? लंदन में क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम में क्या हो गया? तो कोई बता सकता है इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है यूके के? बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? और वहां पर वायु प्रदूषण के कारण पहली मृत्यु दर्ज की गई है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है वायु प्रदूषण। बड़ी बड़ी समस्या है, प्रदूषण बहुत स्थिति खराब है बेटा। जो प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन होगा, तो फिर अभी तो बहुत सारे प्रदूषण है, तरह तरह के प्रदूषण आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यूनाइटेड किंगडम में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आज हम सीधे बता देते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। क्या ऐतिहासिक फैसला है भैया? पहली मृत्यु दर्ज की गई है वायु प्रदूषण के कारण, यही ऐतिहासिक फैसला है। इसके मुताबिक वायु प्रदूषण का एक लड़की की मौत हुई है। तो ये ऐतिहासिक फैसला है। चलो देखो, दुख की बात है ये फैसला है तो, लेकिन दुख भी तो है इस बात का हम लोगों को। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और यह फैसला यही है कि इसके मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण एक लड़की की मौत हुई है।
और लंदन में एक व्यस्त सड़क के पास रहने वाली एक 9 साल की लड़की की सांस की तकलीफ के कारण मृत्यु हुई है। सोचोगे आज स्थिति कितनी खराब है। आज लोग अस्थमा से परेशान है। आज लोग सांस लेने की समस्या आ रही है। शहरों में तो सबसे ज्यादा समस्या है। दिल्ली और महानगरों की जो लोग बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों की स्थिति उठा के देखिए कि आज प्रदूषण की क्या स्थिति है। अब इस समय देखिए, अभी पता चल ही जाएगा इस मौके कितनी समस्याएं हैं। लोग कहेंगे पराली जलाने से हो रहा है, ये जलाने से हो रहा है। अरे बेटा पहले ये तो देखो हो क्या रहा है, मेन तो हो रहा है उन चीजों का। उसके लिए देख रहे हैं बहुत सारे प्योरीफायर्स काम कर रहे हैं। खैर वो सब चीजों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो गलत है वो गलत है। प्रदूषण किसी भी टाइप का हो वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये दुख की बात है। और इसीलिए इसने ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया है और कहा भी है कि देखो ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है। लंदन में पहली बार ऐसा देखा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण एक 9 साल की जो बिटिया है, 9 साल की लड़की है, उसकी सांस की तकलीफ के कारण, आपको पता है सांस लेने में जिसको समस्याएं होती हैं, उससे मृत्यु हो गई है। ये वायु प्रदूषण के कारण हुआ है। और जैसे मैंने कहा भी है कि लंदन में एक व्यस्त सड़क के पास रहने वाली एक 9 साल की लड़की की सांस की तकलीफ के कारण मृत्यु हुई है। और इसलिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? चलिए और भी देखते हैं। मुख्य बिंदु देखिए क्या क्या हुआ है कि मुद्दा क्या था, इसके बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं। फरवरी 2013 में 9 वर्षीय एला दो एजु किसी डेबरा दक्षिणी पूर्वी लंदन में, जो लड़की का नाम है क्योंकि लंदन की है तो नाम भी तो ऐसे ही रहेंगे, एला दो किसी डेबरा दक्षिण पूर्वी लंदन में एक व्यस्त भीड़ भाड़ वाली सड़क से 30 मीटर की दूरी पर रहती थी। और 2014 में एक जांच में पाया गया कि उनकी मृत्यु श्वसन संबंधी समस्या के कारण हुई है। और 2019 में लड़की के परिवार ने जांच को फिर से खोलने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। ठीक है, तो यही सब समस्याएं हुई थी, तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें होंगी। और फैसला में ये कहा गया कि एला की मृत्यु जो है, जो लड़की का नाम है एला, उसकी मृत्यु अस्थमा के कारण हुई है, जो कि अत्यधिक वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से हुआ था। हालांकि एला दुनिया की पहली व्यक्ति है जिनकी मृत्यु के कारण उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर वायु प्रदूषण बताया गया है। इसीलिए बेटा ये टॉपिक मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये पहली दुनिया की लड़की है, 9 साल की बिटिया है। ये पहली ऐसी लड़की है जिसके बारे में ये बताया गया है, जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र पर ये लिखा गया है कि इसकी मृत्यु जो हुई है वायु प्रदूषण के कारण हुई है। तो आप बताओ कि जब वो सांस लेने की तकलीफ किसी को हो, अस्थमा के इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं हमारे देश में, आप खुद पता होगा, आप लोगों को वैसे तो सभी चीज पता होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पढ़ते तो हैं लेकिन उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होता है आप लोगों के पास। वही मैंने कहा कि फैसला में यह कहा गया कि एला की जो मृत्यु हुई है वो अस्थमा के कारण हुई है, लेकिन जो कि अत्यधिक वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से हुआ था। जब वायु प्रदूषण होगा तो फिर समस्या और भी पैदा होंगी। इस पर रोक लगाना बड़ा जरूरी था। और ये दुनिया की पहली ऐसी लड़की है जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र में ये लिखा है कि इसकी जो मृत्यु हुई है सर, उसकी मृत्यु का जो कारण बताया गया है, वो वायु प्रदूषण बताया गया। ये बड़ी दुख की बात है। ठीक है, तो आपके अगल बगल अगर ये सब चीजें कहीं होती है प्रदूषण, तो बेटा उस पर थोड़ा आप लोग एक्शन लीजिए। लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, क्योंकि सरकार के भरोसे हर चीज नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग भी समाज के अंग हैं। हम लोग का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन नेताओं को भी भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम लोग सिविल सर्विसेज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाते हैं कई चीजें, क्योंकि एथिक्स का पेपर ही ऐसा है, नैतिक होना जरूरी भी है। तो ये जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, अगर ऐसी कहीं चीजें आपको घटनाएं देखने को मिले, अगर ऐसा प्रदूषण की कहीं, तो देखिए समझा सकते हैं किसी को, लड़ाई मत कीजिएगा कहीं अगर ऐसी बदमाशी हो रही हो कि प्रदूषण हो रहा है आपके मोहल्ले में, तो आप जाके लड़ रहे हैं, देखो ये होता है वो होता है, तो हर जगह वो चीजें नहीं होती है। हालांकि ये गलत है चीजें, लेकिन हर जगह नहीं जाए समझाया जा सकता है। इसलिए अपने तरीके से, अच्छे तरीके से, गांधीवादी तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन ये देखो 9 साल की बिटिया, इस जीवन ने क्या देखा है, इसको भगवान ने भेजा है धरती पे, लेकिन इस बिटिया ने क्या देखा, सिर्फ 9 साल की उम्र, बताओ। तो ये सब चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और भी देखिए ब्रिटेन में वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है, और ये तो ऑलरेडी पहले से ही खुद समस्या है सब। ये इतनी समस्या तो पूरे विश्व को देके गए हैं सब। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है, और ब्रिटेन में बाहरी प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 40,000 मौतें समय से पहले होती है। ठीक है, ये उनका आंकड़ा है। गौरतलब है कि इसमें इंडोर वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें शामिल नहीं है। ये 40,000 जो मौतें पहले से होती हैं, लेकिन इसमें इंडोर जो अंदर वाली, जो बताऊंगा इंडोर में क्या क्या आएगा, परेशान मत होइए आप लोग। लेकिन इसमें इंडोर वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें शामिल नहीं है। अगर हो जाती तो क्या हो जाता,
तो इंडोर प्रदूषण में कौन कौन से देख लीजिए, ऊर्जा है, सफाई उत्पाद है, सिगरेट के धुएं हैं, लकड़ी या कोयला जलने से उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है, और वायु प्रदूषण से अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ब्रिटेन में ये वायु प्रदूषण एक समस्या है, और समस्या देखिए कितनी बड़ी है कि बताओ, एक बच्ची है जो 9 साल की है, उसकी मृत्यु हो गई है, और उसके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखा है कि ये दुनिया की पहली लड़की है एला जिसकी मृत्यु जो है वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ब्रिटेन का मामला है और ये लोग बहुत हम लोग को घुमाए हैं। दुख तो है इस बात का, लेकिन हम दुख व्यक्त करते हैं इनके प्रति, बाकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए क्या क्या हुआ है भारत में। हम थोड़ा डिटेल कर लें, उनकी तो हमने खिंचाई कर दिया, अपनी देख लेते हैं क्या है कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत में है। सोचो, हम कहाँ पीछे हैं भैया, 21 हैं 30 में। ये बताओ बताओ, इतना इतना ज्यादा लेके करेंगे क्या? ये हमारी स्थिति है भारत की। हम लोग को तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन इसलिए मैं कहा आप लोगों से कि जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए, क्योंकि जागरूकता बड़ी जरूरी है। ये नेताओं के भरोसे, ये जो बैठे हुए जो लोग हैं, सत्ता मधान जो लोग बैठे हैं, इनके भरोसे नहीं चलेगा बेटा। आपको देखना पड़ेगा। आप पढ़ाई कीजिए, आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका काम है पहले पढ़ना, क्वालिफाई कीजिए और जिस डिस्ट्रिक्ट में जाइए जबरदस्त काम कीजिए। इसका प्रयोग कीजिए, जितना पढ़े सबका प्रयोग कीजिए, आप अच्छे से प्रयोग कीजिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। बाकी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। तो दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 हमारे देश के हैं। शर्म की बात है, तारीफ की बात नहीं है, शर्म की बात है। और भारत में 51% वायु प्रदूषण उद्योगों द्वारा होता है, 27% वाहनों द्वारा होता है, 17% फसल जलने, पराली पराली जो चिल्लाते हैं और आप लोग, और 5% आतिशबाजी के कारण होता है। आए हम बाराती वाले जो लोग करते हैं, बजाते रहते हैं लोग, आतिशबाजी समझते हैं आप लोग क्या होता है। और भारत में कम से कम 140 मिलियन लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 10 गुना अधिक है। देख रहे हैं ना, लगा के चल रहे हैं एयर प्यूरिफायर लोग। ये भी समय आ जाएगा एक दिन। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत में लोग पानी पिएंगे, खरीद के पिएंगे, और आज देख रहे हैं ना, घर घर आरओ लग रहा है। पहले चापा का कल होता था, कुआं होता था, और आज खोजिए कहाँ होता है, घर घर आरओ लग गया। व्यवसायीकरण हो गया उन चीजों का, हर चीजों का व्यवसायीकरण ही होने पर होते जा रहा है। तो भाई, जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वही केदारनाथ आरसी जैसी घटनाएं होंगी। भगवान न करे दोबारा हो इन सब चीजों को। लेकिन सच्चाई जो है, उससे कब तक आप भाग सकते हैं? सच्चाई तो सच्चाई है, उससे कितना देर आप भाग सकते हैं? तो यही स्थिति है कि भारत जो है, 30 टॉप प्रदूषित शहरों पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, तो उसमें से हमारे सिर्फ और सिर्फ 21 देश, तो हमारे हमारे शहर जो है 21 भारत के ही हैं। और जिसमें मैंने कहा कि 51% वायु प्रदूषण जो होता है उद्योगों द्वारा होता है, इंडस्ट्री के द्वारा होता है वायु प्रदूषण। तो फिर प्रमाण पत्र किस बात का देती है सरकार? और 27% वाहनों द्वारा होता है। लेके चलाइए, करिए वायु प्रदूषण फैलाइए, और आने वाले समय में हम ही झेलेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई, इससे नहीं खरीदा जा सकता, इसको कोई खरीद ही नहीं सकता जो प्रकृति ने हमको दिया है। जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो त्रासदियां झेलने के लिए भी हम ही तैयार रहेंगे। इसलिए चीजों को पढ़िए, और इस चीजों के बारे में थोड़ा गहन अध्ययन कीजिए। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई तो करिए, और मैं बार बार कहता हूँ कि जितना पढ़ना है पढ़िए, और जब इम्प्लीमेंट करना हो, जब तैयारी में आप आ जाए, उस जब आप प्रशासन में आ जाए, फिर इम्प्लीमेंट करिए। किसने रोका है आपको? सर्वे सर्वा रहेंगे जिले के आप। तो ये जो कहा गया है, जो डेटा दिया है कि भारत में 51% वायु प्रदूषण उद्योगों के द्वारा होता है। ठीक है, 51% सिर्फ उद्योग के द्वारा होता है, 27% वाहनों के द्वारा होता है, 17% पराली जलाने के कारण होता है, और 5% आतिशबाजी के कारण होता है। जोड़ लीजिए, 1 7 8 7 15 5 20, फिर 2 2 5 7 1 8, 80% तो यही हो गया। और भी बचे कुचे होंगे तो अलग होते हैं, तो इसको जोड़ लीजिएगा। और भारत में कम से कम 140 मिलियन लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं हम लोग, जो भैया डब्ल्यूएचओ जो कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो सीमा, निर्धारित सुरक्षित सीमा से भी 10 गुना अधिक है। जो लेवल पे जो वो कहता है, उससे भी हम लोग बहुत ज्यादा है। तो उस हवा में हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। और भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं। तो कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं? अगर उपाय अपनाए गए हैं तो ये स्थिति रहती है सही तरीके से। खैर कोई नहीं, उपाय देखिए आप। देख रहे हैं ना, देखिए, औद्योगिकरण देख लीजिए अपना। ये है औद्योगिकरण का सच्चाई, देख लीजिए आप। चलिए कोई नहीं, भड़ास नहीं उतारना है आप लोगों को, बस पढ़ाना है। बस पढ़ाई कीजिए आप लोग, बाकी जब यूज करना हो तो यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए।
भारत में वायु प्रदूषण क्या है, इस पे देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण को विनियमित करने के लिए जो सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं, कौन-कौन से उपाय हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो वायु प्रदूषण को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। कब किया था बेटा? 1981 में। तो ध्यान से जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी फैक्ट दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, एक्ट देख लीजिएगा, ये बदलने वाली नहीं है। क्योंकि एक बार जब हो गया, जैसे मैंने कहा कि भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच में 1944 में समझौता किया गया था और 48 में हमको रेलवे के पुनर्वास के लिए पैसा दिए हम लोगों ने, तो ये जो चीजें नहीं बदलने वाली थोड़े हैं। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ या सार्क सम्मेलन हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन देश हैं, देश जो थे शुरुआत में वो तो रहेंगे ही, आने वाले जो है वो जोड़े जाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा कि वायु प्रदूषण को नियमित नियमित करने के लिए, विनियमित करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में जो वायु प्रदूषण की समस्या है, एक बहुत जटिल समस्या है, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जहां पे 30 पूरे वर्ल्ड के टॉप प्रदूषित शहरों में सिर्फ 21 शहर भारत के हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये भी बता चुका हूँ, उद्योगों द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। और ये प्रदूषण का अगर ग्राफ नहीं कम हुआ तो आने वाले समय में हम कितने असुरक्षित रहेंगे, क्या होगा हमारा, भगवान ही मालिक है इसका। ठीक है, तो इन चीजों को देख लीजिएगा। और सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास यही है कि वायु प्रदूषण को विनियमित करने के लिए सरकार ने 1981 में ही वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। और हालांकि अधिनियम नियमों के खराब प्रवर्तन के कारण प्रदूषण को कम करने में विफल रहा। ठीक है, इतना बताओ, इतना पहले एक्ट बना हुआ है और बताइए अभी भी ये हाल है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक शुरू किया गया था और 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सरकार के द्वारा ये सब प्रयास है, कब कब शुरू किया गया था, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा और इस पे चर्चा कीजिएगा, गहन मंथन भी कीजिएगा। क्या ये गलत है या सही है, इसका निर्णय आप खुद करिएगा। ठीक है, बाकी जितना पढ़ना है, कब कब अधिनियम एक्ट हुआ था, क्या स्थिति हुई थी, राष्ट्रीय वायु प्रदूषण सूचकांक शुरू कब किया गया, शुरू हुआ, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 2019 में, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और भी आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका, नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। तो हम यहाँ पे चर्चा करें। वायु प्रदूषण में बता ही दिया कि पहली जो मृत्यु हुई है पूरे वर्ल्ड में, पहली ऐसी लड़की है एला, जिसकी मृत्यु का कारण जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पे बताया गया है कि उसकी मृत्यु जो है वायु प्रदूषण के कारण। और मैंने ये भी उसमें बताया कि पूरे वर्ल्ड के 30 टॉप 30 प्रदूषित शहरों में 21 शहर जो है, 21 जो शहर है वो भारत के हैं। डब्ल्यूएचओ का जो पैमाना कहता है उसके 10 गुना हम लोग जो पैमाना जो है, मतलब उसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे पेपर्स हैं। जिन बच्चों को बीपीएससी का पेपर देना हो, बिहार पीसीएस का जो पेपर देना हो, प्रीलिम्स का पेपर अभी होने वाला है प्री का, तो बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में बेटा 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। और 30 क्वेश्चन में बेटा आप ध्यान से देख लीजिएगा, 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होते हैं। और बाकी बेटा जो आपका 10 क्वेश्चन के आसपास वो बीपीएससी में बिहार पीसीएस से रिलेटेड, मतलब बिहार की जो लोकल करंट अफेयर होते हैं उसके द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेशनल और इंटरनेशनल आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जितना पढ़ाया गया हूँ आज तक, जो इतना पढ़ाया हूँ, भरोसा रखिएगा क्वेश्चंस मिलेंगे आप। ठीक है, बाकी जितना पढ़े हैं, और 40 क्वेश्चन बेटा बीपीएससी में जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के आसपास आते हैं वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। सबसे ज्यादा हिस्ट्री से ही क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस में आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट करके ये बता दूं, तो 20 से 22 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न से होते हैं, आपके 8 से 10 क्वेश्चन मेडुअल से होते हैं। ठीक है, और आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके होते हैं एंशिएंट से होते हैं, जिसमें एंशिएंट में मैं कई बार बता भी चुका हूं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य, सभी के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन लड़ते हैं, हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। और 20 से 22 का जो मैं क्वेश्चन मॉडर्न का बता रहा हूँ, ये 20 से 22 बेटा 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर 1947 की जितने भी घटना क्रम है आपके, जो घटनाक्रम है मैं ये कह रहा हूँ और किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, जो भी उसके बीच का ड्यूरेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर आजादी तक के बीच का जो भी चल रहा है उसको पढ़ लीजिएगा बेटा। 20 से 22 क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको। ठीक है, सिंपल सा मैंने कहा कि बच्चों को बता दूं, क्योंकि बच्चे प्रीलिम्स का भी बहुत सारे पेपर हैं, कहा भी था मैंने कि चलो बता दूंगा, तो यहीं पे डिस्कशन कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्यों?
कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बताओ फिर। तो इसको देख लीजिएगा, 40 30 तो 70 क्वेश्चन यही होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चंस, इसमें से देखिए 70 क्वेश्चन ये होते हैं। बाकी बीपीएससी के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पढ़ लीजिएगा। और जयप्रकाश नारायण जी को हमेशा याद किया जाता है, बाबू कुंवर सिंह को भी याद किया जाता है, ठीक है, जगदीशपुर आरा, ये सब पूछा है, पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो चलिए आगे हम पहला बात कर, बिहार में चुनाव भी हुए, चुनाव से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा कि बिहार में चुनाव किसकी कितनी सीटें मिली, वहां के इसमें सीएम कौन है, कितनी बार के सीएम है, इसके पहले कितनी बार बन चुके हैं, वहां के डिप्टी सीएम कौन है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा सा बिहार बिहार में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, और लोकसभा की, राज्यसभा की, विधान परिषद है कि नहीं है, कमेंट करके आप मुझे खुद बताइए बिहार में है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजों को पढ़ लीजिए। तो आगे बढ़ा जाए फिर, आगे बढ़ा जाए, ठीक। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया, यानी कि नेहरू जूलॉजिकल जो पार्क है उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्या कारण है, ये आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो इस सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हाल ही में हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ 9000 2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है, यानी आईएसओ का जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र जो है हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को दिया गया है। और इसके लिए गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन एएससीबी यूके द्वारा प्रदान किया गया, यानी कि जो गुणवत्ता का कोई मानक होता है, जो उस मानक को फुलफिल करता है उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इसका जो मानक प्रमाणन जो एएससीबी यूके के द्वारा प्रदान किया गया था। तो पहला क्वेश्चन यही है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, हैदराबाद में है, और इसको आईएसओ प्रमाणित जो सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। और इसका प्रमाण पत्र जो इसीलिए दिया गया है क्योंकि एक मानक को जब कोई पूरा करता है तब इसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और इसका जो मानक प्रबंधन जो प्रमाणन है एएससीबी यूके द्वारा प्रदान किया गया था। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा इसमें भी। मुख्य बिंदु देख लेते हैं, सब चीज क्लियर हो जाएगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो पूछो, नहीं डाउट हो तो बताओ, आगे आगे बढ़े फिर हम। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, साइबराबाद, हैदराबाद, एचवाईडी। आपको पता है कि हैदराबाद से अलग होकर तेलंगाना बना है। तेलंगाना कौन है वहां के सीएम? दोनों जगह को बता दीजिए, हैदराबाद और तेलंगाना के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? अभी चुनाव भी हुआ है कोई जगह, बताइए आप सभी की सभी पढ़ते तो होंगे आप लोग। यहां तक कोई डाउट? नेहरू जूलॉजिकल पार्क, नेहरू जी का नाम आया है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, लगातार 3 बार शायद प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा मानते भी थे इनकी। खैर, और कुछ? चलिए ठीक ठीक। यह जो चिड़ियाघर है, जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया है। और यह जो चिड़ियाघर आईएसओ 9000 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। और पार्टी वाले अलग होंगे, कहेंगे अच्छा जी ऐसे हो गया, तो देख लो हुआ है, इन सब चीजों को कौन रोक सकता है जी। तो यह जो चिड़ियाघर है आईएसओ 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है, जिसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये भारत का पहला चिड़ियाघर ऐसा है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन इस तरह का दिया गया है। यह चिड़ियाघर जैसे मैंने कहा कि आईएसओ सर्टिफिकेशन 9000 2001 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। और यह प्रमाण जो है तेलंगाना के वन मंत्री, जिनका नाम है ए इंद्र करण रेड्डी को प्रदान किया गया है, वन मंत्री साहब हैं। इस प्रमाणीकरण के लिए मूल्यांकन एचवाईएम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस
ASCB यूके द्वारा किया गया था और स्वच्छता, खाद्य प्रसंस्करण, चिड़ियाघर, अस्पताल, पशु देखभाल, पशु प्रजनन, स्वच्छता और रखरखाव इत्यादि के मानकों के लिए इस चिड़ियाघर को यह प्रमाणीकरण दिया गया। वैसे मैंने कहा ना कि एक मानक होता है, उस मानक को जो फुलफिल किए करेगा उसको ये सब चीजें सुविधाएं सरकार उनके द्वारा दी जाएंगी, ASCB यूके के द्वारा। तो इसीलिए ये सारी सुविधाएं वहां पे दी गई है चिड़ियाघर में, जैसे स्वच्छता है, खाद्य प्रसंस्करण या चिड़ियाघर अस्पताल जो होनी चाहिए, या पशु की देखभाल के लिए, पशु प्रजनन के लिए, या स्वच्छता रखरखाव इत्यादि के लिए मानकों के लिए इस चिड़ियाघर को यह प्रमाणीकरण दिया गया है। तो इसीलिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क पहला ऐसा चिड़ियाघर है जो भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर बन गया है जिसे ISO 9001-2015 गुणवत्ता मानक प्रबंधन प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। और जो वहां के तेलंगाना के वन मंत्री है रेड्डी साहब को प्रदान किया गया है प्रमाण पत्र प्रमाणन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये देख लीजिए, प्रमाणन साहब पा रहे हैं, रेड्डी साहब देख लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं ISO सर्टिफिकेशन की। प्रमाणीकरण क्या होता है ISO? तो देखो, यह प्रमाणन जो होता है किसी थर्ड पार्टी द्वारा दी गई स्वीकृति है, बॉडी द्वारा। और ISO एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है। ISO जो होता है वो एक क्या होता है? स्वतंत्र गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों को विकसित करने में भी मदद करता है और ISO प्रमाणन दक्षता बढ़ाता है, लागत कम करता है और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करता है। इसीलिए ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ASCB जैसे यूके बताया, इसने दिया भी है। तो ये जो प्रमाणन है, कई बार पेपर ISO आप लोग सुनते भी होंगे। तो ISO प्रमाणीकरण, ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है? यह जो प्रमाणन होता है किसी थर्ड पार्टी बॉडी द्वारा दी गई एक स्वीकृति है। तो ASCB जो थर्ड पार्टी बॉडी है उसके द्वारा दी गई यही स्वीकृति है और इसीलिए पहला भारत का चिड़ियाघर है जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है, इसलिए इसको सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। और ISO जो है एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकसित करने में मदद करता है। जो भी उसके मानक हैं, जैसे मैंने बताया, रख रखाव, प्रजनन या जो भी चीजें आपको बताया, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, जो फुलफिल करेगा उसको वो सुविधाएं, वो चीजें प्रमाण पत्र देगा। तो उसने दिया भी है नेहरू जूलॉजिकल पार्क को, जो हैदराबाद में स्थित है। वहां के तेलंगाना के वन मंत्री को मिला भी है प्रमाणन, और ये पहला भारत का है जिसको ये सुविधाएं मिली है, मतलब ISO सर्टिफिकेशन मिला है। और इससे क्या होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने में भी मदद करता है और ISO प्रमाणन जो है एफिशिएंसी बढ़ाता है, दक्षता बढ़ाता है, लागत कम करता है और ग्राहकों की संतुष्टि में भी सुधार करता है। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और जो मैंने कहा कि 9001-2015 ये भैया क्या है इसी में, तो ये भी जान लो कि यह प्रमाणन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। इसके प्रमाणन की आवश्यकताएं सामान्य है और किसी भी संगठन के प्रकार, आकार या उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं से स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए इसको जो दिया गया है 9001-2015 ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है नेहरू जूलॉजिकल पार्क को। ये भारत का पहला ऐसा पार्क है जिसको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है और ये भी बताया कि 9001-2015 क्या है। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि 9001-2015 जो ISO जो है यह प्रमाणन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है और इसके प्रमाणन की आवश्यकताएं जो होती है वो सामान्य होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन के प्रकार, आकार या उसके द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है ये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? मजा आ रहा है आज? हाँ, क्वेश्चन कम पूछ रहा हूँ। और तो बदमाशी हो रही है, हाँ? और किसी को कोई डाउट? मजा आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़िए फिर। आज मैं टॉपिक बहुत पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो बेटा, पेपर आने वाले हैं, बहुत सारे पेपर है, पेपर आप लोग को टेंशन लेना चाहिए। UNEP ने 2020 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की घोषणा की। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण प्रोग्राम जो है क्या है और कौन सा अवार्ड पा गया? ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की घोषणा की गई है, UNEP ने 2020 में किया है। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की घोषणा की है और क्या होता है, कैसे क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
तो चलिए हम डिस्कशन करते भी हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने हाल ही में 7 गतिशील पर्यावरणविदों को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के रूप में नामित किया है। किसने किया है भैया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका नाम है यूएनईपी, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसे कहते हैं यूएनईपी, ने हाल ही में 7 गतिशील जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के प्रति लोग काम करते हैं, जो उस क्षेत्र में काम करते हैं, उनको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो 7 लोगों का नामित किया गया है, घोषणा की गई है उनके नामों की। पृष्ठभूमि थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उनके द्वारा 7 गतिशील पर्यावरणविदों को जो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने बताया भी है अगर काम नहीं करेंगे तो दिक्कत देख लीजिए, अभी बताया हूं ना, जो लड़की का मैंने एला जो बच्ची है उसके बारे में बताया, वायु प्रदूषण का बताया मैंने कहानी, और ये भी बताया कि पूरे विश्व में 30 बड़े शहरों में प्रदूषित शहरों की अगर हम बात करें तो 21 तो अपने घर के ही हैं, भारत के ही हैं। तो ये हमारा रैंक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग देखिए भारत की कितनी अच्छी है। अच्छी है कि खराब है, खुद डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 30 साल से कम उम्र के 7 उद्यमियों को हर साल दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम यंग है। तो यंग लोग कौन होते हैं? जो जवान होते हैं। तो जवान कौन होता है? 18 से 35। मोदी जी तो यही कहते हैं, हमारी तो युवा आबादी है, 65% जनसंख्या ऐसी है जो 18 से 35 वाली है, यही कहती है ना मोदी जी है। तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 30 साल से कम उम्र के 7 उद्यमियों को हर साल दिया जाता है, और इन उद्यमों के पास सतत पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए साहसिक विचार होने चाहिए, और पुरस्कार के विजेताओं को उनके प्रयासों को बढ़ाने के लिए मेरिटिंग सीड फीडिंग दी जाती है। और इसीलिए यूएनईपी के द्वारा इसी साल जितने भी हमारे जो यूथ, जो लोग काम कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नामों की घोषणा की गई है, और इसको हर साल जैसे दिया जाता है इस साल भी दिया जाएगा। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के रूप में इनको नामित किया गया है। 30 साल से कम उम्र के जितने भी उद्यमी हैं उनको हर साल दिया जाता है, और इन उद्यमियों के पास, जैसे मैंने कहा कि सतत पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए जो चेंजिंग होनी चाहिए पर्यावरण के प्रति, जो चेंज लाना चाहिए, जो रिफॉर्म लाने की जो बात की जा रही है, साहसिक विचार होने चाहिए, और पुरस्कार के विजेताओं को उनके प्रयासों को बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है मेंटरिंग और सीड फीडिंग दी जा रही है। तो इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए और भी देखिए जल्दी जल्दी पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं, क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित 7 लोगों ने यूएनईपी 2020 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है। जैसे केन्या के नंजाबी मंती है, जो नाम है इनका नाम बता ही दे रहा हूँ, केन्या के रहने वाले हैं जिनका नाम है नंजाबी मती। वह एक मटेरियल इंजीनियर है, और उन्हें रिसाइकल किए गए प्लास्टिक कचरे और रेत से कम लागत वाले निर्माण सामग्री बनाने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, रिसाइकिल किए गए हैं, रिसाइकल जो लिखा हुआ रिसाइकिल है, दोबारा साइकिल करना, रिसाइकिल। ठीक है, तो री कर दो, साइकिल कर दो यार, इतना तो समझते ही हो। तो केन्या के नंजामी मंत्री हैं, बस नाम देख लीजिए कौन क्या क्या किया है, देख लीजिएगा। और चीन के दूसरा है सियाचुन रेन है, यह MYS20 संगठन का नेतृत्व करते हैं, जो चीन के गर्मी क्षेत्र में भूजल की गुणवत्ता का परीक्षण और रिकॉर्ड करता है, और उन्हें एक एप्लीकेशन विकसित करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी के स्रोतों के बारे में समुदाय को सूचित करेगा। जिनका नाम है, बस नाम देख लीजिएगा, काम थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा, बाकी जो भी लोग हैं वो तो जाहिर सी बात है आते ही रहेंगे। और है भारत के विद्युत मोहन साहब, नाम ही इतना बढ़िया है इनका, वो तकाचार के सह संस्थापक हैं, और उनके सस्ते और पोर्टेबल बायोमास ऑपरेटिंग उपकरण बनाए हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला है ग्रीस के लेफ्टेरिस अप्रिस, उन्होंने एनालिया की स्थापना की है, और यह समुद्र से प्लास्टिक एकत्र करने के लिए स्थानीय मछली पकड़ने के समुदाय को प्रशिक्षित, सशक्त को प्रोत्साहित करता है, और एकत्र किए गए प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है। और अमेरिका की नीरिया एलिशिया है, इनको भी आप देख लीजिएगा। तो जितने लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ देख लेना, नाम नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है बेटा नाम में। अगला है कुवैत के फतेमेहा अलीजा। तो ये क्या किए हैं इन्होंने, फतेमा ने एक गैर लाभकारी रिसाइकलिंग पहल जो है, जिनका नाम है इको स्टार, की स्थापना की है, और ये कुवैत में स्कूलों, घरों और व्यवसायों से कचरे के लिए पेड़ों और पौधों का आदान प्रदान करता है, और कंपनी ने अब तक 130 टन धातु, प्लास्टिक और कागज को रिसाइकलिंग किया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये कुवैत के रहने वाले हैं। अगला जो है जिनका नाम है पेरू के मैक्स हिडाल्गो क्वेंटो, इनके बारे में भी देख लीजिए कि मैक्स ने जावा की यात्रा की स्थापना की, और उन्होंने पोर्टेबल पवन टर्बाइन का निर्माण किया, जो वायुमंडलीय आर्द्रता और धुंध से प्रतिदिन
300 लीटर पानी उत्पादन कर सकती है। तो जितने लोगों का मैंने आपको नाम बताया, सातों लोगों का नाम देख लीजिएगा, कहाँ के ये रहने वाले हैं, किस फील्ड में इन्होंने काम किया है। और ये जो यूएनईपी के द्वारा जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जितने भी 30 साल के हमारे युवा जो जो यूथ है, जो काम करता है पर्यावरण के क्षेत्र में, जो पर्यावरणविद है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इस साल हर साल दिया जाता है, इस साल भी दिया गया है। और जिन जिनका नाम मैंने बताया है, किस फील्ड में काम किए हैं, कौन कौन नाम है, देख लीजिएगा, हो सकता है पेपर में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए आगे बढ़ते ही हैं। ठीक है, तो अगला है क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह, जो हमारे विराट कोहली साहब, उनको भी याद कर लिया जाए। थोड़ा क्रिकेट पे भी चर्चा करते हैं, मैच का टाइम भी चल रहा है। तो आईसीसी ने जारी की विराट कोहली वनडे में शीर्ष स्थान। तो ठीक है, तो ठीक है, तो हाँ हाँ, अनुष्का शर्मा, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या कहना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आईसीसी का फुल फॉर्म भी बता दो, बताओ। तो आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है, उस रैंकिंग में विराट कोहली साहब जो है, जो विराट कोहली भाई सबके चहेते हैं। हाँ ठीक, मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या कहना चाहते हैं। ओडीआई में शीर्ष स्थान पर पाए हैं, शीर्ष स्थान फिर से आया है इनका। और आईसीसी का फुल फॉर्म, अगर क्रिकेट के प्रेमी आप लोग हैं तो कृपया करके आईसीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे। ठीक है ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी रैंकिंग जारी की है। अब इसमें क्या बताना, आप तो समझ ही गए, आप सभी लोग इतने दीवाने हैं तो मैं क्या बोलूं, फिर भी पढ़ लो, पेपर में आ जाए। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी रैंकिंग जारी की है, और इस रैंकिंग में एक दिवसीय क्रिकेट श्रेणी में विराट कोहली पहले स्थान पर है। ठीक है, तो विराट कोहली साहब के बारे में क्या कहना। ठीक है, उनके जो अंक हैं 870 अंक हैं, और हाल ही में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला में विराट कोहली का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। तो अच्छा रहा था इसलिए अच्छे आ गए। तो इसलिए वनडे में इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त भी किया है। आईसीसी की रैंकिंग जो जारी की गई है, उसमें बताया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है, और विराट कोहली साहब रैंकिंग में फर्स्ट है। और इस रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे, राश टॉलर तीसरे, और ओरोन फिंच चौथे स्थान पर हैं। और इस रैंकिंग में स्टीव स्मिथ जो है वो 15वें स्थान पर है। हार्दिक पांड्या अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत रैंकिंग में 29वें स्थान पर पहुंच गए और उनको 553 अंक मिले। खैर, इनके बारे में, सबके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ज्यादा इस डिबेट डिस्कशन नहीं करूंगा। बस ये जानिए कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी रैंकिंग जारी की है, और विराट कोहली इसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और उनके 870 अंक हैं। और अभी जो संपन्न हुआ है भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला, उसमें विराट कोहली का प्रदर्शन जबरदस्त रहा था, सभी लोग जानते ही हैं। दूसरे स्थान पर हमारे छोटे मित्र छोटे मित्र कह रहा हूँ, हमारे जो छोटे हैं, जो पाकिस्तान, जो हमारे हमारे छोटे भाई जो हैं, उन्हीं के अपने घर के ये लोग भी हैं। खैर, बदमाशी करते हैं लोग, स्टार्ट वो करते हैं, अंत हम ही करते हैं, अभी बताया भी हूं मैं। पाकिस्तान के बाबर आजम साहब हैं, दूसरे स्थान पर है। तीसरे वाले भी देख लीजिए, राज टालर साहब हैं, किस देश से आते हैं ये राज टेलर, तो बता सकता है। ओरेन फिन चौथे स्थान पर है, ये कहाँ से आते हैं यही बता दीजिए। आज के क्वेश्चन हैं आपके लिए। और इस रैंकिंग में स्टीव स्मिथ 15वें स्थान पर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और हार्दिक पांड्या शानदार प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, 49वां रैंक है इनका, और 553 अंक है। कोई दिक्कत नहीं है, हाफ सेंचुरी के आसपास ही है अभी। कोई दिक्कत नहीं, तो इनको देख लीजिएगा। विराट कोहली साहब सफलतम कप्तान ये भी है कि नहीं। हाँ हाँ, अनुष्का शर्मा जी से इनकी शादी हुई है, अच्छा जी, शादी बहुत ध्यान है आप लोग। ठीक है, चलो तो इसको देख लीजिएगा। और भी देखिए कि गेंदबाजों की श्रेणी में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर हैं। बल्लेबाज तो हो ही गए, गेंदबाज भी देख लो। और अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान दूसरे स्थान पर, और भारत के जसप्रीत बुमराह, दो बार लिख दिया गया है, एक ही बार मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग हो गया। जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर है। तो जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा बॉलिंग कराते हैं। क्या है ये, गेंदबाज, बॉलिंग वाले। ठीक है, तो बल्लेबाजी वाले में तो कोहली साहब आ गए, और गेंदबाज वाले में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान साहब है, और तीसरे स्थान पर अपने देश के, भारत के जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्रिकेट प्रेमियों, थोड़ा सा इनके बारे में जानो। ठीक,
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जून 1900, क्या हुई थी थोड़ा इसमें डाउट है, 9 है कि 90 है, हमारे ख्याल से देख लेना एक बार, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। 9 ही है, ठीक है। 15 जून 1909 को की गई थी। थोड़ा सा ध्यान से इसको मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को, हमारे ख्याल से 9 ही होगा। और आरंभ में इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट के कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। तो कब हुई थी बेटा? 15 जून को हुई थी। ये डेट है शायद 9 है या 90, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। 9 ही होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 9 ही है। वो की गई थी और आरंभ में इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। और बाद में 1965 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया और 1989 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी रखा गया। सही है, 9 ही होगा वो। ठीक है। तो बाद में 1965, जब भारत और किसका युद्ध हुआ था? 65, बोलो बोलो, किसका युद्ध हुआ था भारत और 65 में? चीन था कि पाकिस्तान था? कमेंट करके बताओ। 62, 65, 71, 3 लड़ाई लड़े हम। कमेंट कीजिए। उसी साल 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया था और 1989 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी 89 में रखा गया। और आईसीसी क्रिकेट की वैश्विक मतलब ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है और इसी के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बल्लेबाजी में विराट कोहली नंबर 1 पे है और गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर है। और इसका पूरा डिटेल मैंने बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या है, कब इसकी स्थापना की, शुरुआत में कितने देश शामिल थे, क्या क्या पहले नाम था, बाद में नाम कब चेंज हुए और 89 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल रख दिया गया। और ये क्या है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर गवर्निंग बॉडी है, क्रिकेट की वैश्विक गवर्निंग बॉडी। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है। तो क्रिकेट प्रेमियों, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और भी देखिए, वर्तमान में आईसीसी में कुल 105 सदस्य देश शामिल हैं इस समय। इसमें केवल 12 पूर्णकालिक सदस्य हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं, अन्य 53 देश, 93 देश जो है एसोसिएट सदस्य हैं। और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रमुख प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है और यह स्पर्धाओं के लिए एम्पायरों की नियुक्ति भी करती है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा तो ये जान जाओ कि वर्तमान में आईसीसी में कुल 105 जो है सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें से 12 जो है पूर्णकालिक सदस्य हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं, 93 एसोसिएट सदस्य हैं। और मैंने ये भी बताया कि जो आईसीसी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रमुख प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है और यह स्पर्धाओं के लिए अंपायरों की नियुक्ति भी करती है, दोनों काम करती है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी समस्या? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी। चालू खरीफ विपणन सीजन के दौरान 356 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है, केंद्र सरकार ने ऐसा रिपोर्ट किया है। आपको पता है कृषि बिल, किसान नाराज भी हैं मोदी जी के इस चीजों को लेके। खैर उस पर मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा, बस मुद्दे की बात हम सीधे करेंगे, आज मैंने कहा भी था। तो चालू खरीफ विपणन सीजन के दौरान 356 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है, ऐसा मैंने, ऐसा केंद्र सरकार कह रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा देखते हैं क्या है। तो कोई बता सकता है कि खाद्य मंत्री इस समय कौन है, खाद्य और आपूर्ति मंत्री कौन है इस समय? कोई भी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों, खाद्य और आपूर्ति मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में? हाँ, जितने भी जुड़े बताइए आप सभी के सभी। खाद्य और आपूर्ति मंत्री कौन है? कोई होंगे ना मंत्री जी? बताइए आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई है ऐसा? और कोई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म। तो केंद्र, हाँ ठीक है, ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि चालू खरीफ विपणन सीजन के दौरान 356 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कैसा केंद्र सरकार कह रही है कि भैया इस साल जो चालू जो खरीफ की विपणन है सीजन में 356 लाख टन जो है हमने धान की खरीद कर ली है। और कृषि मंत्रालय ने कहा है, चलो कृषि मंत्री का नाम बताओ। इस समय तो वैसे भी केंद्र के मुद्दों में है, मुख्य मुद्दों में है, काफी हाईलाइट है इस समय। तो कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी
मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं एमएसपी, योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कृषि मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि सरकार अपनी जो एमएसपी योजना है उस योजना के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कृषि भारत सरकार कह रही है कि 356 लाख टन हमने खरीद लिया है, इसलिए आप लोग टेंशन में ना रहिए, हमने खरीदा है, जो हमने डिसाइड किया उस पे ही खरीदा है, टेंशन ना दीजिए हमें। इसको आप लोग देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मंत्री जी कौन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। चलो देख लीजिएगा इसको। चलो और आगे बढ़ते हैं हम, मुख्य बिंदु देखते हैं क्या क्या है। मेन मुद्दे पे ही आते हैं तो अच्छा रहेगा। अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। ऐसा कहा गया है, मेरी तरफ से नहीं, सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, और कुल खरीद में से पंजाब ने अकेले 202 लाख टन का योगदान दिया है। ये बात, 356 में 202 लाख टन तो यही है पंजाब वाले, जो कुल खरीद का 57% है। और कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस चालू खरीद से लगभग 37,38,000 किसानों को पहले ही 67,248 करोड़ रुपए से अधिक के एमएसपी मूल्य के साथ लाभान्वित किया गया है। तो मैं ये आंकड़ा नहीं दे रहा, ये सरकार आंकड़ा दे रही है। ठीक है, तो जितने भी राज्य है उन राज्यों का नाम देख लीजिएगा और देख लीजिएगा सबसे हाईएस्ट कहाँ का योगदान किसका है। पंजाब का है 202 लाख टन। 356 लाख टन में 202 लाख टन जो धान की खरीद की गई है, वो अकेले योगदान जो दिया है वो पंजाब गवर्नमेंट ने दिया, पंजाब के राज्य ने दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसमें क्या समझाना है यार, ज्यादा पढ़ लीजिएगा आप लोग। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मुद्दे की चीज है वो पढ़ो ना, क्या है एमएसपी, ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कृषि उत्पाद मूल्य है जो किसानों से सीधे खरीदने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यह दर किसान के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। मान लो सरकार ने बोने के पहले कह दिया कि हम 1500 रुपए किलो खरीदेंगे, कुंटल खरीदेंगे, तो इसीलिए किसानों को भी इसका यही लाभ होता है कि भैया हमको इतने में बेचेंगे तो हमको इतना सरकार द्वारा पैसा मिलेगा। बस यही है, मिनिमम समर्थन प्राइस है, सरकार द्वारा पहले ही डिसाइड कर देता है फसल बोने के पहले। तो जो किसानों से सीधे खरीदने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यह दर किसान के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि यह बाजार की स्थितियों के बावजूद फसल के लिए न्यूनतम लाभ प्रदान करता है। इसलिए सरकार ने उसका नाम ही रखा है एमएसपी, कि भैया हमने डिसाइड कर दिया इतने में हम खरीदेंगे, इतने में गेहूं, इतने में धान, ग्रेड ए ग्रेड बी जो भी होगा, जो भी फसल आपकी है, जिस तरह की फसल है, बोने के पहले सरकार द्वारा हर साल डिसाइड कर दिया जाता है एमएसपी। और भारत में 2006 में एमएस स्वामीनाथन के तहत गठित एक समिति ने सिफारिश की थी कि एमएसपी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, उस समय की सिफारिश की गई है। तो आज स्थिति देखिए, क्यों विरोध हो रहा है? आखिर इसका कोई कारण तो होगा। भाई कारण है तभी तो विरोध हो रहा है, पहली बात, कृषि बिल जो लाया गया है। खैर, मैं उस टॉपिक पे भी नहीं आऊंगा, जो मैं बता रहा हूँ, अभी खरीद धान उनकी खरीद करवा रहा हूँ, करवाने दीजिए आराम से। किसका सबसे ज्यादा योगदान था? 202 टन बताया मैंने, लाख टन, पंजाब। और जैसे मैंने कहा कि एमएसपी क्या है, सीधे जैसे धान जब बेचने जाएंगे तो उनको जितना एमएसपी डिसाइड है उतना पैसा उनको मिल जाएगा। और ये एक सुरक्षा कवच ही है कि भैया आप बोइए, आपको अगर मान लीजिए 1800 रुपये कुंटल का है तो आपको 1800 रुपये कुंटल मिलेगा, सरकार जितना डिसाइड की उतना आपको देगी। तो इसलिए किसानों को भी एक सुरक्षा कवच मिल जाता है कि भैया हम इसको उगाएंगे, फिर ले आके जब बेचेंगे तो हमको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाजार की स्थिति के बावजूद फसल के लिए न्यूनतम लाभ प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा भी कि 2006 में एमएस स्वामीनाथन आयोग, ये भी कई बार पूछा था कि ये किससे संबंधित है, स्वामीनाथन साहब के बारे में, गठित एक समिति ने सिफारिश की थी कि एमएसपी जो है उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो उस समय का ये रिपोर्ट है जो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला और देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। एमएसपी को कौन निर्धारित करता है, कि ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि एमएसपी को कौन निर्धारित करता है। तो एमएसपी जो होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये पेपर में ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा, देखेंगे कि सिफारिशों पर तय होता है, और किसानों द्वारा अपनी उपज बेचने में आने वाली बाधाओं के ऑन स्पॉट मूल्यांकन के लिए आयोग जो होता है, राज्यों का दौरा करने के बाद कीमतों की सिफारिश करता है, और सरकार सिफारिशों के आधार पर मूल्य तय करती है, और राज्य सरकार और विभिन्न अन्य संबंधित मंत्रालयों को प्रसारित करती है। तो एमएसपी को कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग या फेयो।
ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय होता है। वो क्या करते हैं कि किसानों द्वारा उनकी उपज बेचने में आने वाली जो भी बाधाएं होती हैं, उनके ऑन स्पॉट मूल्यांकन के लिए आयोग जो होता है, जो कृषि लागत और मूल्य जो आयोग है, वो राज्यों का दौरा पहले करता है। दौरा करने के बाद कीमतों की सिफारिश करता है। जब कीमतों की सिफारिश हो जाती है, फिर सरकार उस सिफारिशों के आधार पर मूल्य तय करती है कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, सर्वे हो गया है, अब जो हमको कीमत इतना डिसाइड करना चाहिए। हर राज्य से जब सर्वे हो जाता है फिर डिसाइड किया जाता है, और राज्य सरकार और विभिन्न अन्य संबंधित मंत्रालयों को प्रसारित करती है। और देख लीजिए कि खाद्यान्न की खरीद किसके द्वारा की जाती है। ये देख लीजिएगा कि भारतीय खाद्य निगम फसलों की खरीद करने वाली नोडल एजेंसी है। भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। तो ये ध्यान से इस चीजों को पढ़ लीजिएगा कि एमएसपी को कौन निर्धारित करता है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या उसके द्वारा काम किया जाता है, क्या वो रिव्यू लेता है कि नहीं लेता है राज्यों से रिव्यू लेने के बाद वो सरकार को सिफारिशें देता है। उसमें और भी मंत्रालय सम्मिलित होते हैं, संबंधित मंत्रालयों को भी प्रसारित करता है, और उसके बाद वो एमएसपी डिसाइड होता है। किसान अपना जो फसल है, जो अनाज जो है वो जाकर बेचेगा, तो उसको कम से कम उतना पैसा मिलेगा। और स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में कहा था कि सर जो एमएसपी है उसको कम से कम 50% और बढ़ाना चाहिए, ऐसा उन्होंने पहले कहा। और खाद्यान्न की खरीद किसके द्वारा की जाती है? भारतीय खाद्य निगम, ये जो मैंने वैसे ही बता दिया। और भारतीय खाद्य निगम फसल खरीदने खाद्यान्न की खरीद करने वाली नोडल एजेंसी, इसको भी आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो एमएसपी, चलिए और भी देखिए अगला जो टॉपिक है। जितने भी टॉपिक है बेटा काफी इंपॉर्टेंट जितने भी थे मैंने सब बता दिया आपको। अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मुर्जियोयोव के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भाई इतना, ये कौन सा देश है भाई जिसके साथ हमारे मोदी जी वर्चुअल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं? मोदी जी मोदी है तो मुमकिन है। और क्यों ऐसा है भाई, क्या हुआ था ऐसा? भाग लेंगे क्या, ले लिए हैं समझिए एक तरह से। क्या हुआ था देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री साहब उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है मिर्जियोयो, नाम ही ऐसा ही है मिर्जियोयो ये, के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे या ले लिए हैं कहिए तो। क्या है देख लीजिए कि राष्ट्रपति के बीच 11 दिसंबर 2020 को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हो चुका है अब सम्मेलन, बस देख लो। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों की सरकार के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते किए जा सकते हैं। कहने का मतलब बस ये जानो मुद्दे की बात कि वहां के, बाकी सब तो समझ में आ गया ना एमएसपी क्या होता है, कौन डिसाइड करता है, किसके द्वारा डिसाइड होता है, क्या काम होता है, सरकार ने कितना लाख टन खरीदा है, सबसे अधिक किस राज्य ने योगदान दिया है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? और सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है, भारतीय खाद्य निगम का क्या रोल होता है इसमें, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या काम करता है, क्या वो रिव्यू लेता है कि नहीं राज्यों को, फिर मंत्रालय को प्रेषित करता है कि नहीं करता है अन्य मंत्रालयों को। ये पूरा डिटेल जितना पढ़ाया आराम से पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन उसका इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का है, जिसमें मैंने कहा कि पीएम मोदी साहब और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जिनका नाम है मिर्जियोयेव के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग ले लिए हैं, जिनका नाम है तो ले लिए हैं, तो भाग लेंगे या ले लिए हैं हम समझो, 11 दिसंबर को हुआ था। तो आयोजित किया जाएगा, किया जाएगा क्या, किया गया, कर दीजिए किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जाहिर सी बात है जब दो लोग मिलेंगे तो समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा। हाय हेलो तो बहुत होता है, एग्रीमेंट करिए सीधे मुद्दे की बात। तो सरकारों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर समझौते किए गए हैं, क्या क्या है देख लेते हैं और भी। तो देखिए मुख्य बिंदु यही था कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहला द्विपक्षीय वर्चुअल समिट होगा यह, और इस दौरान दोनों नेता जो है, पहला तो जो कहानी चली रहा है कोविड-19 के बाद, दुनिया में भारत और उज्बेकिस्तान सहयोग को मजबूत करने के सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर चर्चा करेंगे। पहले तो कोरोना महामारी है, पहले तो इसी पे चर्चा होगी, उसके आगे कुछ हाल चल लिया सही से लिया जाएगा। तो भारत और उज्बेकिस्तान को मजबूत करने, सहयोग को मजबूत करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर चर्चा करेंगे, और वे पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जाहिर सी बातें, मिल रहे हैं तो करेंगे ही मुद्दों पे बात। कोरोना महामारी है उस पर भी बात करेंगे, भाई इतनी बड़ी महामारी है कैसे झेले जाए, कैसे आप झेल रहे हैं आप बताइए, हम कैसे झेल रहे हैं, क्या इसका हम लोग समाधान किया जाए, क्या इसके लिए काम किया जाए एक दूसरे के साथ मिलकर। इन सारे मुद्दों पे भी चर्चा होगी, और जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय हित होंगे, नेशनल हित होंगे, इंटरनेशनल मुद्दे होंगे, जितने भी मुद्दे होंगे उस मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
भाई दो लोग मिलेंगे, वर्चुअल सबमिट होगी या बात होगी, वहां के राष्ट्रपति राष्ट्रपति मिलेंगे, हमारे पीएम साहब वर्चुअल बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट तो करना है, हस्ताक्षर करना है, समझौते होने हैं, दो लोग मिलेंगे तो बात ही करेंगे। तो बात की है इन्होंने। और भी देखिए क्या क्या हुआ हमारे मोदी जी का, इसके पहले का दौरा देख लीजिए कि 2015 और 16 में पीएम मोदी जी की उज्बेकिस्तान की यात्रा, और 2018 और 19 में राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा ने, मतलब जो मिर्जियो साहब हैं वो हमारे 15, 16 और 18 में हमारे मोदी जी घूम लिए, मतलब 15, 16 में मोदी जी गए वहां पे, और 18, 19 में राष्ट्रपति वहां वाले यहाँ हमारे आए। दोनों लोग आएंगे जाएंगे तभी तो कुछ होगा। ठीक है, कि भारत ने रणनीतिक साझेदारी को एक नया गतिशीलता प्रदान की है, और पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय वार्ताएं हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं। तो मोदी जी जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 मई में, उसके बाद उन्होंने खूब विदेश यात्राएं दी। लोगों ने कहा कि ये क्या घूमते रहते हैं, ये तो घूमने वाले नेता है। वो घूम नहीं रहे थे बेटा, माहौल सेट सेट कर रहे थे। और आज उन्हीं के देन है कि आज हमारा जो लेवल है, देखिए कहाँ से कहाँ हम पहुंचे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि जो लोगों ने कमेंट किया कि वो तो घूमने वाले हैं, वो तो खाली घूमते रहते हैं, दौरा करके वो पूरा सेट कर दिया। आज स्थिति देख लीजिए कितनी अच्छी है। जो जो अमेरिका जो देश जो उनको वीजा नहीं देता था, और आज देखिए रेड कारपेट बिछा के उनका इंतजार करता है। बराक ओबामा के टाइम से देखिए रेड कारपेट बिछी रहती है, जो उनको वीजा नहीं देता था। तो ये में कहने का मतलब बस यही है कि भाई घूमेगा आदमी, मिलेगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, जब जो क्लेशेज है वो दूर होंगे, तो जाहिर सी बात होगी कि मुलाकात जब होगी तो फिर वार्तालाप भी होगी। तो हमारे क्या, पहले पीएम जी जाते हैं, क्योंकि हम बड़े दिल वाले हैं, सबसे पहले हम ही जाएंगे। हम बड़ा दिल दिखाते हुए किसी के पास जाएंगे, तो जो छोटे दिल वाले भी हैं वो भी बड़ा दिल लेके हमारे पास आएंगे। आइए भाई, आप हमारे घर आए तो अतिथि देवो भव, हम भी आपके घर आएंगे तो हम भी कहेंगे अतिथि देवो भव। वो भी हमारे क्या आए, तो 15, 16 में हमारे वाले गए, मतलब मोदी जी गए, और 18, 19 में वो आए, दोनों लोग मिले, और दोनों का संबंध मजबूत हो गए। जब संबंध जब मजबूत हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कई सारे एग्रीमेंट होंगे, समझौते होंगे, और कोरोना महामारी तो खैर 2020 में झेल रहे हैं हम लोग, तो इस पे भी बात होगी, चर्चाएं होंगी, इसका समाधान की बात होगी, क्या इस पे डिसीजन लेना चाहिए, क्या आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, क्या हमारी तरफ से किए जा रहे हैं, क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्या नेशनल, क्या इंटरनेशनल, सारे मुद्दों पे बात होगी, और इस पे बात किया भी गया है। यहाँ तो कोई डाउट? मजा आ रहा है? अच्छा, तो देखिए हमारे पीएम साहब। ठीक है, और भी देखिए संबंध की बात, और भी चीजें, व्यापार संबंध भी देख लीजिए। जब मैंने कहा ट्रेड पे भी बात होगी, क्योंकि व्यापार का एक तो खेल है। सिपरी की रिपोर्ट में क्या सिखाया था मैंने, हथियार हमको भी बेचते हैं सब, हमारे पड़ोसियों को भी बेचते हैं सब, दोनों को लड़वाते भी हैं सब, पैसा वो कमाते हैं सब, और अपना औद्योगिकरण करते हैं। तो ये समझ समझ का खेल है, और रोज कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में रोज कुछ ना कुछ चेंजिंग होती हैं। तो खैर उस पर देख लीजिएगा। भारत उज्बेकिस्तान को फार्मास्यूटिकल उत्पाद, मैकेनिकल उपकरण, वाहन, ऑप्टिकल उपकरण इत्यादि का निर्यात करता है। हम बेचते हैं, निर्यात मतलब देते हैं उनको। ठीक है, और भारत मध्य एशियाई देशों से फल व सब्जी उत्पाद, उर्वरक, लुब्रिकेंट्स इत्यादि का आयात करता है। देखिए हम कुछ देंगे कुछ लेंगे, तो ट्रेड होगा, व्यापार होगा, व्यापार होगा तो जाहिर सी बात है दो लोगों के बीच में ही व्यापार होगा। तो हम उसको जो चीजें देते हैं, हम क्या क्या देते हैं भैया, फार्मास्यूटिकल उत्पाद देते हैं, मैकेनिकल के उपकरण देते हैं, वाहन देंगे, ऑप्टिकल उपकरण देते हैं, और वहां से लेते क्या क्या है, एशियाई मतलब मध्य एशियाई देशों से फल व सब्जी उत्पाद, उर्वरक, लुब्रिकेंट्स इत्यादि का आयात करते हैं। ठीक है, और उज्बेकिस्तान के अंदीजन क्षेत्र में उज्बेक भारत मुक्त फार्मास्यूटिकल जोन का निर्माण किया जा रहा है, और यह किर्गिस्तान के साथ लगता है। जो जगह है उज्बेकिस्तान का, जो क्षेत्र मैं बता रहा हूँ अंदीजन क्षेत्र में, उज्बेक भारत मुक्त फार्मास्यूटिकल जोन का निर्माण किया जा रहा है, और यह जो है अंदीजन क्षेत्र जो है किर्गिस्तान के साथ लगता है, और इसका यह उद्देश्य यही है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में निवेश को, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है। इसलिए किया भी जा रहा है, जिसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और हम लोग देते भी हैं, फार्मास्यूटिकल उत्पाद भी देते हैं। तो वो क्षेत्र जाहिर सी बात है किर्गिस्तान के साथ लगता है, तो इसलिए काफी महत्व भी हो जाएगा उस क्षेत्र का। तो ये भी आप जानना चाहते हैं तो इसको भी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट है? कैसा लग रहा है आज का क्लास? और भी देखिए, अगला जो टॉपिक है, 10वां जो टॉपिक है, लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, कौन है वहां के उपराज्यपाल इस समय लद्दाख के? आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, पहले कौन थे और वर्तमान में इस समय कौन है, क्योंकि चेंज हो गए हैं पहले वाले।
और वर्तमान कौन है? आपको पता है कि पहले गिरीश चंद्र मुर्मू साहब थे और वर्तमान क्या नाम है उनका? मनोज सिन्हा सर, जो पूर्व रेल मंत्री भी हुआ करते थे। ठीक है। इसमें उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, केंग में चले गए हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गए हैं वो। तो लद्दाख की चलिए बात आई है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम कमेंट करके आप हमको बताइए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, बताइए लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल, राज्यपाल कौन है बेटा? कौन है बताइए? कोई है बताने वाला? कोई है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म। माथुर जी, ठीक है। 10 दिसंबर 2020 को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने लेह में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। किसने किया भैया? लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने किया। किस कहाँ पे? लेह में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है 10 दिसंबर 2020 को। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है आर के माथुर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो लेह में, हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो लेह में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। और इस 3 दिवसीय समारोह में वार्ता की एक श्रृंखला, क्षेत्र का महत्व, लद्दाख के प्राचीन ज्ञान, लोक संगीत, सांस्कृतिक नृत्य, हिमालयन के वन्य जीव और वन्य जीवन पर कई दिलचस्प विषयों की मेजबानी की जाएगी। किया गया है, अब तो हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है, जब लिटरेचर फेस्टिवल होगा, उसका दूसरा संस्करण का किया गया है 10 दिसंबर को, तो जाहिर सी बात है कि इस 3 दिवसीय समारोह में कुछ ना कुछ तो बात होगा ही। समारोह होगा तो कुछ ना कुछ तो करना है। एक श्रृंखला, क्षेत्र का महत्व, लद्दाख के प्राचीन ज्ञान पे, या लोक संगीत पर, या सांस्कृतिक नृत्य, या हिमालय के वन्यजीव और वन्यजीव पर कई दिलचस्प विषयों की मेजबानी की जाएगी। और इसका जो प्रसारण होगा वो फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। दूसरा संस्करण इसका स्टार्ट किया गया है 10 दिसंबर 2020 को। जो इसका प्रसारण होगा, जो लाइव प्रसारण होगा, फेसबुक और यूट्यूब पर होगा, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से किया जाएगा, किया गया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, विदाउट किसी को। हाँ, दूसरा संस्करण था, वेरी गुड, हाँ। प्रसारण होगा फेसबुक और ट्विटर, यूट्यूब पर होगा, सॉरी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए मुख्य बिंदु क्या है। इस अवसर पर आर के माथुर ने कहा कि लद्दाख और इसकी समृद्ध संस्कृति ने दुनिया भर में साहित्य के प्रति उत्साही लोगों के बीच एक बृहद और असस्त रुचि पैदा की है। लोग भी तो जाने कि लद्दाख के बारे में, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसके बारे में जाने, वहाँ की समृद्ध संस्कृति के बारे में जाने, वहाँ के कल्चर के बारे में जाने, वहाँ के साहित्य के बारे में जाने, वहाँ के इतिहास के बारे में जाने। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लद्दाख और उसकी समृद्ध संस्कृति ने दुनिया भर में साहित्य के प्रति उत्साही लोगों के बीच एक बृहद और आसक्त रुचि पैदा की है। और उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत, मध्य एशिया और तिब्बत के विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव का मिलन है, जो इस क्षेत्र में और यहाँ के लोगों को एक विशेष सांस्कृतिक पहचान देता है। तो जाहिर सी बात है, उनके सरकार द्वारा मतलब वहाँ पे लद्दाख के जो गवर्नर है उनके द्वारा कहा भी गया है, आर के माथुर साहब के द्वारा, कि भाई लद्दाख के बारे में जानिए। अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पूरा वर्ल्ड तो जानता ही है, अब खुद और जानो, हमारी संस्कृत समृद्धि के बारे में जानो, हमारे साहित्य के बारे में जानो, हमारे साहित्य के प्रति लोगों रुचि के बारे में जानो। और इसीलिए उन्होंने एक बृहद और सख्त रुचि पैदा की है, जैसे मैंने कहा भी। और उन्होंने कहा कि लद्दाख में ये भारत, मध्य एशियाई और तिब्बत के विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का सम्मेलन है ये, जो इस क्षेत्र में और यहाँ के लोगों को एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान देता है। भाई जब सम्मेलन होगा, जब कुछ होगा, तो ही तो लोग आएंगे वहां पे, पार्टिसिपेट करेंगे, लोग उसके बारे में जानेंगे। भाई सीधा प्रसारण उसका हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि फेसबुक पे होगा, यही मैंने कहा ना, फेसबुक पे होगा और यूट्यूब पर होगा। तो भाई सीधा प्रसारण होगा, तो जाहिर सी बात है 10 लोग उसको जानेंगे।
और आर के माथुर ने छात्रों से साहित्य महोत्सव में भाग लेने की अपील भी की है। भाई छात्र भी आएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान एक नया दृष्टिकोण लाएगा जो स्थानीय युवाओं के लिए सांस्कृतिक जड़ता और पहचान की भावना विकसित करने के लिए उपयोगी है। कि वहाँ के लोग कल्चर के बारे में जाने, साहित्य के बारे में जाने, इतिहास के बारे में जाने, वहाँ के लोग के इनोवेशंस के बारे में जाने, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में जाने। तो इसीलिए जब चीजें होंगी, फेस्टिवल्स होंगे, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, छात्र पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ की जो जिस तरीके के जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पूरी देश दुनिया या समाज या वर्ल्ड लेवल पे भी लोग उसके बारे में जानेंगे। तो जब जानेंगे तो जाहिर सी बात है भाई क्षेत्र विकसित होगा। तो ये सम्मेलन किया गया है, दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। और साहब ने ये भी कहा है, माथुर साहब ने, कि छात्रों से अपील की है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए और विभिन्न क्षेत्रों का जो जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान का प्रसार कीजिए, अपने नए दृष्टिकोण लाइए और आगे बढ़ने पे मदद कीजिए। सभी लोग आगे बढ़िए, यूथ आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेंगे। और स्थानीय युवाओं के लिए भी सांस्कृतिक जड़ता और पहचान की भावना विकसित करने के लिए, जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी पहचान है, जो आपका लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल संस्कृति आपकी है, उसको विकसित करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने बात की है। भाई उसके बारे में लोग जानेंगे, तभी तो हमारी एक नई एक पहचान मिलेगी, एक नया विजन मिलेगा। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है इन सब चीजों के प्रति। तो ये सब दूसरा लिटरेचर फेस्टिवल किया गया है, दूसरा संस्करण शुरू किया गया है लद्दाख का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। लद्दाख के बारे में जान भी लीजिए, अब तो जान ही रहे हैं सभी लोग। एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। इस केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण 31 अक्टूबर 2020 को हुआ था। कमेंट करके कोई बता सकता है कि 31 अक्टूबर को दिन जो है, 31 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? 31 अक्टूबर कुछ और भी है क्या? कोई है महारथी जो बता सके 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? चलो लद्दाख का चलो हो गया कि केंद्र शासित प्रदेश बना था उस दिन, ये तो चलो ठीक ही है। लेकिन 31 अक्टूबर क्यों इम्पोर्टेंट है? हम्म, कमेंट करके बताइए 31 अक्टूबर क्यों इम्पोर्टेंट है। 31 अक्टूबर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्यों, जितनी भी देसी रियासतों का एकीकरण उन्होंने किया था, हम्म, पता है कि नहीं पता है? देशी रियासतों का एकीकरण 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। चलो आराम से पढ़िएगा आप लोग। वो जितनी भी देशी रियासतें थी, जितनी भी उन देशी रियासतों को एकीकृत करने का जो काम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा किया गया था, जो देश के गृह मंत्री भी थे, और जो बड़ा कठिन था, कहीं पर ऑपरेशन पोलो के द्वारा, कहीं पर समझा कर, जैसे आपकी जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उनको समझाया, कहीं मिले पत्र पे सिग्नेचर करवाया। तो उनके द्वारा जो जो काम किया गया है बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और इसी उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को हम यूनिटी के रूप में मनाते हैं। किस यूनिटी के रूप में मनाते हैं, कमेंट करके आप हमको बताइए। ये सब हम ही बता देंगे तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, चलिए, कौन सी यूनिटी है? ठीक है, बताओ। हाँ, देसी रियासतों का एकीकरण किया गया, इंटीग्रेट किया गया। छोटी छोटी जो देसी रियासतें थी 545 टाइप की, वो सभी को एकीकृत किया गया था। सभी लोग राजा महाराजा आइए, भारत में सब लोग सम्मिलित हुए। हम्म, ठीक है। वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और लद्दाख के दो जिले जो हैं लेह और कारगिल है। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में मैंने बता दिया। एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनका शासित का निर्माण 31 अक्टूबर को किया गया था, 2020 में ही किया गया था। और वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और लद्दाख के दो जिले हैं, लेह और कारगिल है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आई होप कि और भी टॉपिक स्टार्ट कर दूं या बस क्लास में ही पढ़ाने दूं, जैसा आप लोग कहें वैसा कर दिया जाएगा, यहीं पढ़ाने दिया जाए। तो चलो बेटा, अगला जो टॉपिक होगा, बिहार में कोलीवर पुल का उद्घाटन किया गया, इसको मैं फिर आगे कंटिन्यू कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करता हूँ। फिर आप लोग जो भी हैं, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों, तो आपके जो भी हैं, क्लास को यहीं पे ऑफ किया जाता है। और ये टेलीग्राम का बेटा लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइएगा। ये टेलीग्राम का लिंक है, t.me प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है। ठीक है, सभी लोग जुड़िए इस टेलीग्राम के लिंक से। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और जो भी आगे का जो भी कंटिन्यू करना है मुझे, मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में दे दूंगा। ठीक है, और ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं। PJ01 चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो है आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और क्लास को मैं यहीं पे ऑफ रखता हूँ, और बाकी जितने भी जो बिहार का जो मैं बताया था फुल उनका सब आने वाले कंटिन्यू में कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।